तांग युआन की उड़ान में अब एक नई उम्मीद थी। गरुड़ ने उसे फिर से नीचे फेंका, लेकिन इस बार तांग युआन ने अपने पंखों को पूरी ताकत से फैलाया। वह हवा में झूलता हुआ अपने डर को पीछे छोड़ते हुए उड़ने की कोशिश कर रहा था। जियांग शुआन ने देखा कि तांग युआन अब पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने गरुड़ की हर हरकत को ध्यान से देखा, जैसे वह एक शिक्षक की तरह था जो अपने शिष्य को सिखा रहा था। आसमान में उड़ते हुए तांग युआन ने महसूस किया कि वह अब अकेला नहीं है। गरुड़ हमेशा उसके चारों ओर था, उसे दिशा दिखाते हुए। जियांग शुआन ने पुरानी जादूगरनी से पूछा, क्या तांग युआन सच में उड़ना सीख जाएगा? पुरानी जादूगरनी ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे बस धैर्य रखना होगा। तांग युआन ने फिर से गरुड़ के पंजों से गिरने का अनुभव किया, लेकिन इस बार उसने अपने पंखों को फैलाकर उड़ने की कोशिश की। तांग युआन की उड़ान ने उसे एक नई पहचान दी थी। गरुड़ के साथ उड़ते हुए उसने महसूस किया कि वह अब केवल एक पक्षी नहीं, बल्कि एक साहसी आत्मा है। जियांग शुआन ने देखा कि तांग युआन ने अपनी उड़ान में आत्मविश्वास प्राप्त कर लिया था। पुरानी जादूगरनी ने कहा, देखो, वह अब उड़ने में सक्षम है। तांग युआन ने गरुड़ के साथ उड़ते हुए अपने चारों ओर की दुनिया को देखा। उसने महसूस किया कि उड़ना केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि एक भावना है। गरुड़ ने उसे फिर से नीचे फेंका, लेकिन इस बार तांग युआन ने अपने पंखों को फैलाकर उड़ने की कोशिश की। उसने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए साहस के साथ उड़ान भरी। जियांग शुआन ने कहा, उड़ान का यह अनुभव अद्भुत है। पुरानी जादूगरनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हर उड़ान एक नई कहानी है। जियांग शुआन ने गरुड़ को धन्यवाद देने के बाद तांग युआन के साथ अपने आंगन की ओर लौटते हुए उसके मन में एक अद्भुत अनुभव चल रहा था। तांग युआन ने सीधे बांस के शेड की ओर दौड़ लगाई, जहां उसने अपने घोंसले में लेटकर खुद को सुरक्षित महसूस किया। जियांग शुआन ने देखा कि तांग युआन का चेहरा अब शांत था, लेकिन उसके भीतर एक हलचल थी। वह सोचने लगा कि क्या तांग युआन अब कभी भी गरुड़ के पास जाकर खाना छीनने की हिम्मत करेगा। लेकिन जियांग शुआन ने तांग युआन की भूख की ताकत को कम करके आंका। 2 दिन बाद जब वाइन जनजाति ने फिर से गरुड़ की आवाज सुनी, तांग युआन ने जूम करते हुए आंगन से बाहर निकलकर गरुड़ के पास जाने का निश्चय किया। ये भूखा जानवर, जियांग शुआन ने सिर हिलाते हुए कहा, और उसने तय किया कि वह तांग युआन के साथ और नहीं झगड़ेगा। जियांग शुआन ने अपने काम में वापस लौटने का निर्णय लिया। तांग युआन की भूख ने उसे फिर से गरुड़ के पास जाने के लिए मजबूर कर दिया, जैसे कि वह एक चुंबक की तरह खिंचता जा रहा था। गरुड़ की शक्ति और तांग युआन की इच्छा शक्ति का यह अद्भुत खेल जियांग शुआन के लिए एक रहस्य बन गया। जियांग शुआन ने अपने कार्य में ध्यान केंद्रित किया, लेकिन तांग युआन की भूख और उसकी जिज्ञासा उसे बार बार विचलित कर रही थी। उसने सोचा कि तांग युआन ने गरुड़ से जो अनुभव प्राप्त किया है, वह उसे और भी साहसी बना देगा। लेकिन क्या यह सच में होगा? जियांग शुआन ने अपने काम में खुद को डुबा लिया, लेकिन उसके मन में तांग युआन की छवि बार बार उभरती रही। वह सोचने लगा कि क्या तांग युआन अपनी कायरता को पार कर पाएगा। गरुड़ की शक्ति और तांग युआन की इच्छा शक्ति के बीच का यह संघर्ष जियांग शुआन के लिए एक अद्भुत कथा बन गया। जब वह अपने काम में व्यस्त था, तभी अचानक गरुड़ की आवाज फिर से गूंज उठी। तांग युआन ने तुरंत अपनी आंखें चमकाईं और आंगन से बाहर की ओर दौड़ पड़ा। जियांग शुआन ने उसे जाते हुए देखा, और उसके मन में एक अजीब सा मिश्रण था, माइनस चिंता और गर्व। क्या तांग युआन फिर से गरुड़ के पास जाएगा? क्या वो अपनी भूख को संतुष्ट कर पाएगा? ये सब सवाल उसके मन में घूमने लगे। कुछ दिनों बाद चील की चीखें और तांग युआन की असंगत आवाजें बार बार वाइन जनजाति के आसमान में गूंजने लगी। तांग युआन, जो बार बार ऊंचाई से फेंका गया था, धीरे धीरे उड़ने की तकनीक में माहिर हो गया। उसकी चीखें अब कम सुनाई देने लगी थी और उसकी उड़ानें भी दूर तक पहुंचने लगी थी। 1 महीने के बाद तांग युआन ने उड़ना सीख लिया था। जब काला विशाल चील आसपास नहीं होता, तब भी वह ऊंचाई पर जाकर कूदता और कम ऊंचाई पर कुछ चक्कर लगाता। दिसंबर के अंत तक मौसम और भी ठंडा हो गया था। बर्फ और हवा की तीव्रता बढ़ गई थी, यहाँ तक कि विशाल चील भी इस मौसम में शिकार पर जाने से कतराने लगा था। तांग युआन ने अपने घोंसले में दिन भर सिकुड़ कर बिताया और जियांग शुआन पर निर्भर होकर खाना खाता रहा। इन मछलियों और भरपूर खाद्य सामग्री के साथ वाइन जनजाति के सदस्य काफी आराम से थे। वे हर दिन आग के गड्ढे के चारों ओर पत्थर और हड्डी के औजारों को पीसते रहे, आने वाले वर्ष की तैयारी करते रहे। लेकिन अन्य जनजातियां वाइन जनजाति की तरह भाग्यशाली नहीं थी। कौआ जनजाति की इस विशाल वृक्ष के नीचे बर्फ की चादर ने सब कुछ ढक रखा था और ठंडी हवा में एक अद्भुत सन्नाटा था। कौवे, जो सामान्यतः चहचहाते रहते थे, अब चुप थे, जैसे कि प्रकृति ने उन्हें भी अपने गहरे विचारों में खो जाने के लिए मजबूर कर दिया हो। इस वृक्ष के नीचे कौआ जनजाति के लोग एकत्रित हुए थे। उनके चेहरे पर चिंता और भय की छाया थी। वे अपने तोतम देवता की शक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो उन्हें इस कठिनाई से उबार सके। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और कौवे के पंखों की फड़फड़ाहट ने वातावरण को भर दिया। यह संकेत था कि तोतम देवता जाग रहा था। कौवे के पंखों की आवाज ने सभी को एकत्रित किया और सभी की आंखें उस विशाल घोंसले की ओर उठ गईं। वहां एक विशाल काला कौवा धीरे धीरे बाहर आया। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। उसकी उपस्थिति ने सभी को एक नई आशा दी। कौवा जनजाति के लोग एकजुट होकर उसकी ओर देखने लगे, जैसे कि वे किसी महान नेता का स्वागत कर रहे हों। इस क्षण ने उन्हें एक नई ऊर्जा दी और वे अपने भविष्य के लिए एकजुट होने का संकल्प लेने लगे। जैसे ही तोतम देवता की प्रेरणादायक बातें समाप्त हुई, कौवा जनजाति के लोग एक नई ऊर्जा के साथ अपने कार्यों में जुट गए। उन्होंने अपने घोंसले को मजबूत करने और अपने संसाधनों को एकत्रित करने का निर्णय लिया। बर्फ में गहरी खाइयां खोदने लगे, जहां से वे भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुएं निकाल सकें। उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, जो दर्शाती थी कि वे अब अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त थे। कौवे अपनी चोंचों से बर्फ को हटाने लगे और एकजुट होकर काम करने लगे। जैसे जैसे वे अपने घोंसले को मजबूत करते गए, उनके बीच
बीच एक नया बंधन बनता गया। यह बंधन केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि भावनात्मक भी था। उन्होंने एक दूसरे का सहारा बनकर कठिनाइयों का सामना करने का संकल्प लिया। ठंडी हवा में उनकी आवाजें गूंजने लगी, जैसे कि वे एक नई कहानी की शुरुआत कर रहे हों। इस नए उत्साह के साथ कोवा जनजाति ने अपने सामर्थ्य को पहचान लिया और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। काले और लाल रंग के कोवा जनजाति के प्रतीकों से सजे एक मध्यवयस्क पुरुष, जो लगभग 35 वर्ष का था, अपनी जनजाति के सबसे ऊंचे लकड़ी के घर में एक आग के गड्ढे के चारों ओर महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ बैठा था। वातावरण में एक गहरी चिंता और तनाव का एहसास था। कोवा जनजाति के मुखिया ने गंभीरता से कहा, हमने आसपास की सभी जनजातियों को लूट लिया है, फिर भी इस सर्दी के लिए हमारा खाद्य भंडार अपर्याप्त है। अब जनजाति के लोग केवल एक बार भोजन कर पा रहे हैं। यदि यह जारी रहा तो वे भूखे मर सकते हैं। उनके शब्दों में चिंता और निराशा की गहराई थी, जैसे कि आसमान में बादल घेर आए हों। आग की लपटें उनके चेहरे पर खेल रही थीं और चारों ओर बैठे लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, जैसे कि वे इस संकट का हल खोजने की कोशिश कर रहे हों। तभी एक वृद्ध महिला, जो कोवा जनजाति की जादूगरनी थी, ने अपनी खुरदुरी आवाज में कहा, शायद अब जनजाति के लिए प्रवास का समय आ गया है। इस प्रस्ताव ने कई चेहरों पर चिंता की छाया डाल दी। प्रवास का विचार हमेशा से डरावना होता है, क्योंकि यह एक परिचित स्थान को छोड़कर अनजान में जाने का संकेत देता है। लेकिन सभी को यह समझ में आ गया था कि जीवित रहने के लिए और अधिक भोजन प्राप्त करने के लिए प्रवास आवश्यक था। जादूगरनी की बात सुनकर सभी ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे कि वे इस विचार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। एक युवा शिकारी टीम के नेता ने साहस जुटाते हुए पूछा, जादूगरनी, हमें कहाँ प्रवास करना चाहिए? उसकी आवाज में एक अनिश्चितता थी, जैसे कि वह जानता था कि यह सवाल कितना महत्वपूर्ण है। जादूगरनी ने अपनी सूखी नारंगी छिलके जैसी हाथ को दक्षिण पश्चिम की ओर इशारा करते हुए कहा, कौवा भगवान ने हमें पहले ही रास्ता दिखा दिया है। उसके शब्दों में एक अद्भुत शक्ति थी, जो सभी को चुप करा गई। कौवा जनजाति का जीवित तोतेम भगवान उनकी सर्वोच्च इच्छा थी, और कोई भी इसके खिलाफ जाने का साहस नहीं कर सकता था। जैसे ही उन्होंने यह सुना, कमरे में एक गहरी चुप्पी छा गई। सभी ने अपने विचारों को अपने अंदर ही दबा लिया, क्योंकि यह स्पष्ट था कि प्रवास के बिना उनके पास कोई विकल्प नहीं था। कौवा जनजाति के सदस्यों ने धीरे धीरे प्रवास के विवरण पर चर्चा करना शुरू किया। 3000 से अधिक लोगों की एक जनजाति का प्रवास करना एक कठिन कार्य था। उन्हें न केवल अपने सामान को ले जाना था, बल्कि रास्ते में आने वाली कई बाधाओं का सामना भी करना था। आग की गर्मी उनके चेहरे को रोशन कर रही थी, लेकिन उनके दिलों में एक ठंडक थी। जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ी, सभी ने महसूस किया कि यह केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि उनके अस्तित्व का एक संघर्ष था। वे अपने घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन भूख और संकट ने उन्हें मजबूर कर दिया था। एक युवा महिला ने कहा, हमें अपने बच्चों के लिए सोचना होगा। उसकी आवाज में एक माँ की चिंता थी, जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित थी। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। यह एक सामूहिक निर्णय था, जो उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक था। प्रवासन की योजना बनाते समय सभी ने एक दूसरे की आंखों में देखा, जैसे कि वे एक दूसरे के साहस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हों। एक बूढ़ा व्यक्ति, जो जनजाति का एक अनुभवी सदस्य था, ने कहा, हमारे पूर्वजों ने भी कठिनाइयों का सामना किया था और हम भी कर सकते हैं। उसकी आवाज में एक गहरी अनुभवी शक्ति थी। ऐसे ही उसने यह कहा, सभी ने एक नई ऊर्जा महसूस की। वे जानते थे कि यह यात्रा कठिन होगी, लेकिन उनके दिलों में एक उम्मीद की किरण थी। आग की लपटें जैसे उनके साहस को और बढ़ा रही थी। सभी ने एकजुट होकर प्रवास की तैयारी करने का निर्णय लिया। ये केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी। जैसे ही प्रवास की तैयारी शुरू हुई, कौवा जनजाति के लोग अपने सामान को इकट्ठा करने लगे। यह एक कठिन कार्य था, क्योंकि उन्हें अपने जीवन के आवश्यक सामान को चुनना था। बच्चों की हंसी और रोने की आवाजें वातावरण में गूंज रही थीं, जो इस कठिन समय में भी एक आशा की किरण थी। जनजाति के लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, जैसे कि वे एक परिवार की तरह एकजुट हो रहे हों। एक युवा लड़की ने अपने छोटे भाई को अपनी पीठ पर उठाया, जबकि एक अन्य महिला अपने बच्चे को गोद में लिए हुए थी। यह दृश्य एक नई यात्रा की शुरुआत का प्रतीक था। जैसे जैसे वे अपनी चीजें इकट्ठा कर रहे थे, उनके दिलों में एक नई उम्मीद थी। उन्होंने अपने भविष्य के लिए एक नई दिशा चुन ली थी। जैसे जैसे बूढ़ी जादूगरनी बांस के जंगल के करीब पहुंची, उसने महसूस किया कि ठंडी हवा और भी तेज हो गई थी। बर्फ की परत उसके पैरों के नीचे क्रंच कर रही थी, और हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने चारों ओर देखा। बांस के पेड़ जैसे रहस्यमय संरक्षक उसकी यात्रा की निगरानी कर रहे थे। अचानक एक तेज गड़गड़ाहट ने उसे चौंका दिया। वह ठिठकी और आसमान की ओर देखा, जहां बादल और भी घने हो गए थे। यह क्या हो रहा है? उसने सोचा। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें उभर आईं, लेकिन उसके भीतर की जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उसने अपने कदम बढ़ाए, और जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज जैसे किसी प्राचीन रहस्य की पुकार थी। उसकी सांसें तेज हो गईं, और उसने अपने दिल की धड़कनों को सुना। क्या यह वही है जो मैं खोज रही हूँ? उसने अपने आप से पूछा। वह अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ी, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींची जा रही हो। बांस के पेड़ों के बीच उसने एक चमकती हुई रोशनी देखी, जो उसे और भी आकर्षित कर रही थी। उसकी जिज्ञासा ने उसे उस ओर खींच लिया। बूढ़ी जादूगरनी ने जब चमकती हुई रोशनी की ओर कदम बढ़ाए, तो उसके मन में एक अजीब सा उत्साह और डर दोनों का मिश्रण था। वह धीरे धीरे आगे
आगे बढ़ी, जैसे वह किसी जादुई दुनिया में प्रवेश कर रही हो। बांस के पेड़ों की छाया में वह एक अद्भुत दृश्य देख रही थी। रोशनी के चारों ओर एक हल्का धुंधला सा आभामंडल था और जैसे ही वह करीब पहुंची, उसने देखा कि वहां एक प्राचीन पत्थर का मंदिर था, जो समय की धूल में खो गया था। मंदिर की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, जो उसके मन में और भी जिज्ञासा जगाते थे। क्या यह वही जगह है जहां से मेरी यात्रा शुरू हुई थी? उसने खुद से पूछा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उसने अपने हाथों से मंदिर की दीवार को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसके हाथ ने पत्थर को छुआ, एक अद्भुत ऊर्जा उसके भीतर प्रवाहित हुई। वह अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर रही थी, जैसे वह इस मंदिर के रहस्यों को समझने के लिए तैयार हो रही हो। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने अपने चारों ओर देखा, जैसे वह इस अद्भुत स्थान की हर बारीकी को आत्मसात करना चाहती हो। जियांगशुआन के आंगन की ओर भारी कदमों से बढ़ते हुए बर्फ की एक पतली परत से ढके दरवाजे पर उसने ठक-ठक की। बांस के घर के अंदर जियांगशुआन ने जल्दी से दरवाजा खोला और उसे अंदर बुलाया। पुरानी जादूगरनी ने टांग युआन के मजबूत पंख पर हाथ फेरते हुए हंसते हुए कहा, छोटे दोस्त, तुम और मजबूत हो रहे हो। टांग युआन ने प्यार से अपनी गर्दन को जादूगरनी के पास लाते हुए उसे चिढ़ाया और फिर वापस सोने चला गया। चिढ़! पुरानी जादूगरनी की आवाज सुनकर जियांगशुआन ने जल्दी से दरवाजा खोला और उसे अंदर बुलाया। पुरानी जादूगरनी ने अपने हाथ को लहराते हुए कहा, मैं इतनी बूढ़ी नहीं हुई कि चल ना सकूं, सब ठीक है। जियांगशुआन ने पुरानी जादूगरनी को बांस के घर के अंदर आमंत्रित किया, उसे आग के गड्ढे के पास बैठाया ताकि वह गर्म हो सके और मिट्टी के बर्तन से उसे गर्म सूप का एक कटोरा दिया। लो, थोड़ा सूप पी लो ताकि तुम गर्म हो जाओ। पुरानी जादूगरनी ने कोई औपचारिकता नहीं दिखाई। उसने कटोरा लिया, धीरे से फूंक मारी और जल्द ही गर्म सूप खत्म कर लिया, जिससे वह बहुत गर्म महसूस कर रहा था। पुरानी जादूगरनी ने कटोरा नीचे रखा और जियांगशुआन से कहा, मुझे पश्चिमी वन क्षेत्र में जाना है। जियांगशुआन चौंका, पश्चिमी वन क्षेत्र में? अब हाँ, पश्चिमी वन क्षेत्र में कुछ बड़ा हुआ है, मैं जाकर देखना चाहता हूँ। पुरानी जादूगरनी की आवाज शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। जियांगशुआन की आंखों में चिंता की एक हल्की छाया थी जब उसने पुरानी जादूगरनी की बात सुनी। बर्फ की चादर से ढके आंगन में ठंडी हवा ने एक सिहरन पैदा कर दी थी। उसने आग के पास बैठते हुए पुरानी जादूगरनी ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक चमक थी। खतरनाक तो है, लेकिन कभी-कभी हमें अपने डर का सामना करना पड़ता है। जियांगशुआन ने उसकी बातों को सुनते हुए अपने मन में विचारों का तूफान चलने लगा। वह जानता था कि पुरानी जादूगरनी ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में एक चमक थी। खतरनाक तो है, लेकिन कभी-कभी हमें अपने डर का सामना करना पड़ता है। जियांगशुआन ने उसकी बातों को सुनते हुए अपने मन में विचारों का तूफान चलने लगा। वह जानता था कि पुरानी जादूगरनी की इच्छाएं हमेशा सही होती हैं, लेकिन इस बार उसे डर था कि क्या वह सही निर्णय ले रही है। बाहर बर्फ की परत ने सब कुछ ढक रखा था, जैसे कि प्रकृति भी इस यात्रा के खिलाफ चेतावनी दे रही हो। जियांगशुआन ने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की आवाज को सुनने की कोशिश की। क्या वह सच में कुछ बड़ा होने का इंतजार कर रहा था? क्या यह यात्रा वास्तव में आवश्यक थी? उसके मन में सवालों का एक जाल था, लेकिन पुरानी जादूगरनी की दृढ़ता ने उसे कुछ हद तक आश्वस्त किया। जियांगशुआन और पुरानी जादूगरनी ने बांस के घर से बाहर कदम रखा, जहां बर्फ की चादर ने सब कुछ ढक रखा था। ठंडी हवा ने उनकी त्वचा को छूते हुए एक सिहरन पैदा की। जियांगशुआन ने अपनी बाहों को कसकर लपेटा, जबकि पुरानी जादूगरनी ने अपने जादुई वस्त्रों को मजबूती से पकड़ा। चलो, हमें जल्दी करनी होगी, उसने कहा। उसकी आवाज में एक नई ऊर्जा थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, बर्फ के नीचे की आवाजें सुनाई दी, जैसे कि प्रकृति भी उनकी यात्रा का स्वागत कर रही हो। जियांगशुआन ने बर्फ पर कदम रखते हुए उसकी खड़खड़ाहट की आवाज ने उसे एक नई आशा दी। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और उनके चेहरों पर एक अद्भुत साहस था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, बर्फ की परत ने उनके कदमों के निशान छोड़ दिए, जो उनके साहस की कहानी कह रहे थे। पुरानी जादूगरनी ने जियांगशुआन की ओर देखा और कहा, तुम्हारी हिम्मत मुझे प्रेरित करती है। जियांगशुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, हम एक साथ हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण है। उनके बीच एक गहरा बंधन बन गया था, जो उन्हें इस कठिन यात्रा में एकजुट कर रहा था। जैसे जैसे वे पश्चिमी वन क्षेत्र की ओर बढ़ते गए, ठंडी हवा ने उनके चेहरे पर एक नई चमक भर दी। जियांगशुआन और पुरानी जादूगरनी ने बर्फ से ढके रास्ते पर चलना जारी रखा, जहां चारों ओर ठंडक और सन्नाटा था। हवा में एक हल्की सी गंध थी, जैसे कि बर्फ की ताजगी के साथ साथ एक रहस्यमय ऊर्जा भी थी। जियांगशुआन ने महसूस किया कि यह यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि आत्मिक यात्रा भी थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जियांगशुआन ने पुरानी जादूगरनी की ओर देखा, जो अपने अनुभव और ज्ञान से भरी हुई थी। क्या तुम्हें लगता है कि हम सही रास्ते पर हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज में हल्का संदेह था। पुरानी जादूगरनी ने मुस्कुराते हुए कहा, सही रास्ता वही है जो हमें हमारे दिल की आवाज सुनाता है। जियांगशुआन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसके मन में एक नई समझ का संचार हुआ। जैसे जैसे वे पश्चिमी वन क्षेत्र के करीब पहुंचते गए, ठंडी हवा ने उनके चेहरे पर एक नई चमक भर दी। अचानक उन्होंने एक हल्की सी आवाज सुनी, जैसे कि कोई दूर से पुकार रहा हो। जियांगशुआन ने अपनी आंखें चौड़ी की। क्या तुमने सुना? पुरानी जादूगरनी ने सिर हिलाया। हाँ, यह एक संकेत हो सकता है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। उनके कदमों में तेजी आ गई और जैसे जैसे वे उस आवाज के करीब पहुंचते गए, उनके दिलों में एक नई आशा और उत्साह का संचार होने लगा। जियांगशुआन ने अपनी भौहें चिढ़ाते हुए कहा, लेकिन अभी भी बर्फ गिर रही है, बहुत ठंड है, क्या तुम बर्फ पिघलने का इंतजार नहीं कर सकते और तब जाओ? पुरानी जादूगर ने सिर हिलाया। तब तक सब कुछ खत्म हो सकता है। मेरे पास जादू की शक्ति है, सुरक्षा के लिए, और भारी जानवरों की खाल की गर्मी है, ठज कुछ नहीं है। पुरानी जादूगर एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके विचार बहुत मजबूत थे। एक बार जब उन्होंने कोई निर्णय लिया तो दूसरों की राय उन्हें रेयरली प्रभावित कर पाती थी। जियांगशुआन ने थोड़ी देर सोचा और कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊं
मैं भी पश्चिमी वन्य क्षेत्र को देखना चाहता हूँ। वाइन जनजाति दक्षिणी वन्य क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित है। चट्टान भेड़ जनजाति की जलवायु और पर्यावरण को देखते हुए पश्चिमी वन्य क्षेत्र की दूरी बहुत दूर नहीं होनी चाहिए। यदि वहाँ वास्तव में कुछ बड़ा हुआ तो निश्चित रूप से वाइन जनजाति भविष्य में प्रभावित होगी। स्थिति का आकलन करने के लिए जल्दी जाना उन्हें समय पर प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाएगा। पुरानी जादूगर ने जियांग शुआन को देखा। मैं सुझाव देता हूँ कि तुम सबसे अच्छा न जाओ, वहाँ अब बहुत खतरनाक हो सकता है। जियांग शुआन ने हंसते हुए कहा, कहाँ नहीं है खतरनाक। जनजाति में शांति से रहकर भी आपदा को टाला नहीं जा सका। इसके अलावा मैं अब एक 4 रंग योद्धा हूँ, खुद की रक्षा करने में सक्षम। इस खतरनाक प्राचीन दुनिया में खतरा तब भी हमला कर सकता है जब आप कुछ नहीं करते। जीवित रहने के लिए ताकत के अलावा थोड़ी किस्मत भी चाहिए। जियांग शुआन की आंखों में एक चमक थी जब उसने पुरानी जादूगर की बातों को सुना। वह जानता था कि इस यात्रा में जोखिम है, लेकिन उसके दिल में एक अद्भुत साहस था। ठंडी हवा उसके चेहरे पर थपथपा रही थी और बर्फ की ठंडी परत उसके पैरों के नीचे क्रंच कर रही थी। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक परीक्षा थी, एक ऐसा अवसर जहां वह अपनी क्षमताओं को साबित कर सकता था। जादूगर की आंखों में गहराई थी, जैसे वह जियांग की सोच को पढ़ रहा हो। तुम्हें यह समझना चाहिए, जियांग, यह केवल तुम्हारी ताकत नहीं है जो तुम्हें बचा सकती है। कभी-कभी भाग्य भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जियांग ने सिर झुकाया, लेकिन उसके मन में एक दृढ़ता थी। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं अपने भाग्य का सामना करने के लिए तैयार हूँ। पुरानी जादूगर ने उसे एक गहरी नजर से देखा, जैसे वह उसके साहस को परख रहे हों। बर्फ की ठंडी हवा ने उनके बीच एक अद्भुत मौन बना दिया, जिसमें केवल बर्फ गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी। जियांग ने महसूस किया कि यह मौन एक प्रकार की सहमति थी, एक अनकही समझ। उसने अपने दिल में एक नई ऊर्जा महसूस की और वह जानता था कि वह इस यात्रा पर अकेला नहीं होगा। जियांग शुआन ने अपनी आंखों में एक चमक के साथ पुरानी जादूगर की ओर देखा। मैं जानता हूं कि यह खतरनाक है, लेकिन मैं अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूं। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी, जो उसके इरादे को स्पष्ट कर रही थी। पुरानी जादूगर ने एक गहरी सांस ली, जैसे वह जियांग की भावना को समझ रहे हों। तुम्हें यह समझना होगा कि हर कदम पर खतरा है। जियांग ने सिर हिलाया। मैं जानता हूं, लेकिन मैं डर को अपने रास्ते में नहीं आने दूंगा। ठंडी हवा ने उनके चेहरे को छू लिया और जियांग ने महसूस किया कि यह ठंड केवल बाहरी नहीं, बल्कि उसके भीतर भी एक आग जला रही थी। उसने अपने चारों ओर बर्फ के सफेद परिधान को देखा, जो उसे एक नई पहचान दे रहे थे। जादूगर ने उसे एक बार फिर देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे वह उसकी हिम्मत को सराह रहे हों। अगर तुम सच में जाना चाहते हो, तो मैं तुम्हें कुछ जादुई उपकरण दूंगा। जियांग ने उत्सुकता से पूछा, क्या उपकरण? जादूगर ने उसे एक चमकदार पत्थर दिया, जो उसकी हथेली में गर्मी फैलाने लगा। यह तुम्हें सुरक्षा देगा, लेकिन तुम्हें इसका सही उपयोग करना होगा। जियांग ने पत्थर को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ लिया और उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। जियांग शुआन ने अपने भाग्य पर विश्वास किया कि यह काफी अच्छा है और इसके अलावा पश्चिमी वीराने की उनकी यात्रा एक विशाल गरुड़ पर होगी, जो अपेक्षाकृत सुरक्षित है। पुरानी जादूगरनी ने इस पर विचार किया। उसे लगा कि जियांग शुआन ने एक उचित बिंदु उठाया है, इसलिए उसने अपने ऊपर लपेटा, जो ठंडी हवा और बर्फ को रोकने में मदद करेगा। इसके बाद वे चीशाओ के पास गए, उसे स्थिति समझाते हुए। वास्तव में चीशाओ भी जाना चाहती थी, लेकिन अगर वह और जियांग शुआन दोनों चले गए तो जनजाति का क्या होगा, इसलिए चीशाओ को जनजाति में रहना पड़ा। हालांकि उसने जियांग शुआन को आपातकाल के लिए विभिन्न औषधीय पाउडर दिए। जियांग शुआन ने जनजाति के मामलों को चीशाओ को समझाया और गूतेंग और अन्य को ढूंढकर उनसे अनुरोध किया कि वे तांग युआन का अस्थायी रूप से ध्यान रखें। जब सब कुछ तैयार हो गया, जियांग शुआन और पुरानी जादूगरनी ने काले विशाल गरुड़ पर सवार होकर पश्चिमी वीराने की ओर उड़ान भरी। क्रीच, काले विशाल गरुड़ ने एक तेज चीख मारी, फिर अपने विशाल पंखों को फड़फड़ाते हुए पश्चिमी वीराने की ओर उड़ चला। जियांग शुआन और पुरानी जादूगरनी गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए, हवा में उड़ते हुए, चारों ओर फैली हुई बर्फीली पहाड़ियों और गहरी घाटियों का दृश्य देख रहे थे। गरुड़ की विशाल पंखों की फड़फड़ाहट के साथ हवा में एक अद्भुत संगीत गूंज रहा था, जो उनके दिलों में रोमांच और उत्साह भर रहा था। जियांग शुआन ने अपने चारों ओर बर्फ से ढकी पहाड़ियों की सुंदरता को देखा, जो सूरज की किरणों में चमक रही थी। यह दृश्य एक सपने की तरह था, जिसमें वह खुद को खोता जा रहा था। पुरानी जादूगरनी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यह यात्रा तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है, जियांग। उसकी आवाज में एक गहराई थी, जैसे वह जियांग के भविष्य की संभावनाओं को देख रही हो। जियांग ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में चमक थी। मैं जानता हूँ, यह एक नई शुरुआत है। गरुड़ ने एक और तेज चीख मारी, जैसे वह भी उनकी भावनाओं को साझा कर रहा हो। हवा में उड़ते हुए जियांग ने अपने मन में यह सोचने लगा कि क्या वह अपने सपनों को सच कर पाएगा। जैसे जैसे गरुड़ पश्चिमी वीराने की ओर उड़ता गया, जियांग शुआन ने अपने मन में कई सवाल उठने लगे। क्या वह सही निर्णय ले रहा था? क्या वह अपनी जनजाति को अकेला छोड़कर सही कर रहा था? पुरानी जादूगरनी ने उसकी चिंताओं को भांप लिया और कहा, हर यात्रा में जोखिम होता है, लेकिन कभी कभी हमें अपने सपनों के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। उसकी आवाज में एक गहरी समझ थी, जो जियांग को सांत्वना दे रही थी। जियांग ने गहरी सांस ली, ठंडी हवा उसके चेहरे पर लग रही थी
और उसने महसूस किया कि यह यात्रा केवल शारीरिक यात्रा नहीं है बल्कि आत्मा की यात्रा भी है। गरुड़ की उड़ान ने उसे स्वतंत्रता का अनुभव कराया और उसने अपने भीतर के डर को छोड़ने का निर्णय लिया। मैं अपने सपनों की ओर बढ़ूंगा, उसने ठान लिया। गरुड़ ने फिर से एक तेज चीख मारी जैसे वह उसकी भावना को प्रोत्साहित कर रहा हो। जियांग ने अपनी आंखें बंद की और अपने सपनों की तस्वीरें अपने मन में बनाई जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। जियांग शुआन और पुरानी जादूगरनी गरुड़ की पीठ पर उड़ते हुए अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। जियांग ने अपने चारों ओर देखा और उसे महसूस हुआ कि आसमान में बादल घने हो रहे हैं। पुरानी जादूगरनी ने कहा, हमें सतर्क रहना चाहिए, मौसम बदल रहा है। जियांग ने उसकी बात सुनी और अपने मन में एक हलचल महसूस की। गरुड़ ने अपनी गति बढ़ाई और जियांग ने उसके पंखों की फड़फड़ाहट को महसूस किया जो उन्हें तेजी से आगे बढ़ा रहा था। अचानक गरुड़ ने एक ऊंचाई पर उड़ान भरी और जियांग ने नीचे की ओर देखा जहां बर्फीली पहाड़ियों का एक विशाल समुद्र फैला हुआ था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या हम सुरक्षित रहेंगे? उसने पुरानी जादूगरनी से पूछा। उसने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, हमारे पास गरुड़ है, वह हमें सुरक्षित रखेगा। जियांग ने उसकी बात पर विश्वास किया लेकिन उसके मन में एक हल्की चिंता थी। गरुड़ ने फिर से एक तेज चीख मारी जैसे वह उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा हो। जियांग ने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। जैसे जैसे गरुड़ ने बादलों को पार किया, जियांग शुआन ने महसूस किया कि आसमान फिर से साफ हो रहा है। सूरज की किरणें फिर से चमकने लगी और नीचे की बर्फीली पहाड़ियों पर एक सुनहरी रोशनी बिखर गई। पुरानी जादूगरनी ने कहा, देखो यह एक नया दिन है। जियांग ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक देखी। हाँ, यह एक नया दिन है, उसने कहा और उसके दिल में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। गरुड़ ने एक और तेज चीख मारी जैसे वह भी इस नए दिन का स्वागत कर रहा हो। जियांग ने अपने चारों ओर देखा और उसे लगा जैसे वह अपने सपनों के करीब पहुंच रहा है। हवा में एक ताजगी थी और उसने अपने भीतर की शक्ति को फिर से महसूस किया। यह यात्रा केवल एक शुरुआत थी और उसने ठान लिया कि वह अपने सपनों को पूरा करेगा। गरुड़ ने फिर से उड़ान भरी और जियांग ने अपने दिल में एक नई आशा के साथ पश्चिमी वीराने की ओर बढ़ना शुरू किया। बांस के जंगल में तांग युआन ने एक विशाल गरुड़ को उड़ते हुए देखा। उसकी आंखों में एक अद्भुत थे। जियांग शुआन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि पुरानी जादूगरनी ठंड के प्रति उससे भी अधिक सहनशील थी, शायद रहस्यमय जादुई शक्ति के कारण। वे अक्सर पूरी तरह से चौड़ी जानवरों की खाल के नीचे सिमट जाते थे, कभी-कभी इसे उठाकर बाहर की स्थिति की जांच करते थे। खाल बाहर से जमी हुई थी, बर्फ और बर्फ की मोटी परत से ढकी हुई थी। हर बार खाल को उठाने में बहुत मेहनत लगती थी, जिसके साथ बर्फ के टूटने की आवाज आती थी। यह स्थिति उनके सफर के तीसरे दिन तक बनी रही। जैसे ही विशाल गरुड़ उन्हें पश्चिमी वन्य क्षेत्र में गहराई में ले गया, अचानक घूमती हुई बर्फ गायब हो गई और जमीन पर कोई बर्फ का संचय नहीं था। पश्चिमी वन्य क्षेत्र का तापमान वास्तव में वाइन जनजाति के स्थान से अधिक था। इस बीच उन्होंने अक्सर घने बादलों का सामना किया, जिनमें कभी-कभी गरजती हुई गड़गड़ाहट और चांदी की तरह चमकती हुई बिजली होती थी। आखिर यह क्या हो रहा है? जियांगशुआन इस स्थिति को समझ नहीं पा रहा था। क्यों सर्दी में भी बर्फ नहीं गिर रही थी, जबकि बादल इकट्ठा हो रहे थे, गरज और बिजली थी, लेकिन बारिश कम थी? पुरानी जादूगरनी ने माथा सिकोड़ लिया। यह वास्तव में असामान्य था। ईगल जनजाति की लगातार जादूगरनियों के रिकॉर्ड और कुछ किंवदंतियों के अनुसार दक्षिणी वन्य क्षेत्र सबसे गर्म, उत्तरी वन्य क्षेत्र सबसे ठंडा था, जबकि पूर्वी और पश्चिमी वन्य क्षेत्रों का मौसम समान होना चाहिए। लेकिन अब पश्चिमी वन्य क्षेत्र का मौसम गर्म था, जो स्पष्ट रूप से अजीब था। जियांग शुआन और पुरानी जादूगरनी गरुड़ की पीठ पर बैठे थे, ठंड से बचने के लिए एक मोटी जानवर की खाल में लिपटे हुए। ठंडी हवा उनके चेहरे पर तेजी से बह रही थी, जिससे उनकी त्वचा पर एक ठंडी झुरझुरी दौड़ गई। जियांग शुआन ने अपनी आंखें खोली और जियांग शुआन की ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। यह ठंड मुझे नहीं छूती, उसने कहा, क्योंकि मेरी शक्ति मुझे सुरक्षित रखती है। जियांग शुआन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसके दिल में एक अजीब सी भावना जागी। वे दोनों खाल के नीचे सिमटे हुए थे, कभी-कभी बाहर की दुनिया को देखने के लिए खाल को उठाते थे। हर बार जब उन्होंने खाल को उठाया तो बर्फ की परतों के टूटने की आवाज सुनाई देती थी, जैसे कि प्रकृति खुद उनसे कह रही हो कि वे सावधान रहे। गरुड़ ने उन्हें ऊंचाई पर ले जाकर एक नई दुनिया में प्रवेश कराया, जहां ठंड और गर्मी का अद्भुत खेल चल रहा था। जियांग शुआन ने बाहर की ओर देखा, जहां बर्फ की सफेद चादरें थीं, लेकिन जैसे-जैसे वे पश्चिम की ओर बढ़ते गए, बर्फ की चादरें धीरे-धीरे गायब हो रही थीं। यह क्या हो रहा है? उसने सोचा, क्या यह सच में गर्मी है? जियांग शुआन और पुरानी जादूगरनी ने गरुड़ की पीठ पर बैठकर एक नई दुनिया का सामना किया। जैसे ही वे पश्चिमी वन्य क्षेत्र में गहराई में गए, उन्होंने महसूस किया कि तापमान में अचानक वृद्धि हो रही थी। बर्फ की चादरें धीरे-धीरे गायब हो रही थीं और चारों ओर की हवा में एक अजीब गर्माहट थी। जियांग शुआन ने अपनी आंखें चौड़ी की और उसने कहा, यह तो अजीब है, यहाँ सर्दी में बर्फ नहीं गिर रही है। पुरानी जादूगरनी ने उसकी ओर देखा और कहा, यह सच में असामान्य है, हमें इस स्थिति को समझना होगा। जियांग शुआन ने सोचा, क्या यह कोई जादुई परिवर्तन है? जैसे-जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्होंने देखा कि आसमान में बादल इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। गरज और बिजली के साथ वातावरण में एक रहस्यमयता थी। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह यात्रा केवल एक भौगोलिक परिवर्तन नहीं थी, बल्कि एक गहरी रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। पुरानी जादूगरनी ने कहा, हमारे सामने एक नई चुनौती है और हमें इसे स्वीकार करना होगा। जियांग शुआन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसके दिल में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। जियांग शुआन और पुरानी जादूगरनी ने अपनी यात्रा के दौरान कई रहस्यमय घटनाओं का सामना किया। जैसे-जैसे वे पश्चिमी वन्य क्षेत्र में आगे बढ़ते गए, उन्होंने महसूस किया कि वातावरण में एक अजीब सा परिवर्तन हो
रहा था। आसमान में इकट्ठा होते बादल, गरजती हुई आवाजें और चमकती हुई बिजली ने उन्हें एक गहरी चिंता में डाल दिया। जियांग शुआन ने कहा, यह मौसम सामान्य नहीं है, हमें सतर्क रहना चाहिए। पुरानी जादूगरनी ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और कहा, हमें इस स्थिति का सामना करना होगा, यह एक संकेत हो सकता है। जियांग शुआन ने उसकी आंखों में देखा और उसने महसूस किया कि उनके सामने एक नई चुनौती है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्होंने देखा कि तापमान में अचानक वृद्धि हो रही थी और बर्फ की चादरें गायब हो रही थी। यह वास्तव में अजीब है, उसने सोचा। पुरानी जादूगरनी ने कहा, हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह यात्रा केवल एक भौगोलिक परिवर्तन नहीं थी, बल्कि एक गहरी रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और उनके दिलों में साहस और दृढ़ता का संचार हुआ। जियांग शुआन और पुरानी जादूनी औरत गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए नीचे के दृश्य को देखकर भयभीत थे। जमीन की लहराती सतह ने उन्हें एक अद्भुत लेकिन भयानक अनुभव दिया। जैसे जैसे गरुड़ ऊंचाई पर उड़ता गया, उन्होंने देखा कि नीचे का दृश्य और भी भयानक होता जा रहा था। यह क्या हो रहा है? उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में हल्की ट्रेमर थी। जियांग शुआन ने उसे देखा और कहा, यह भूकंप है, लेकिन हमें सुरक्षित रहना चाहिए। गरुड़ ने एक और तेज उड़ान भरी, जैसे कि वह भी इस खतरनाक स्थिति से दूर भागने की कोशिश कर रहा हो। नीचे जंगली जानवरों की चीखें और लोगों की कराहें सुनाई दे रही थीं। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी भी व्यक्ति के दिल को दहला सकता था। जियांग शुआन ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि वह इस भयानक दृश्य को अपने मन से मिटा देना चाहता हो, लेकिन फिर भी वह जानता था कि यह सब वास्तविक था। गरुड़ ने एक ऊंचाई पर उड़ान भरी, जहां से वे सब कुछ देख सकते थे। आसमान का रंग बदल रहा था, जैसे कि प्रकृति भी इस आपदा के लिए तैयार हो रही हो। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह केवल एक भूकंप नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी है, एक संकेत है कि कुछ बड़ा और भयानक होने वाला है। जियांग शुआन और पुरानी जादूनी महिला गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए थे। उनके चारों ओर का वातावरण गहन और चिंताजनक था। पहाड़ की चोटी पर बैठकर उन्होंने नीचे की ओर देखा, जहां भूकंप के बाद का दृश्य एक भयानक तबाही का संकेत दे रहा था। जियांग शुआन के मन में विचारों का तूफान चल रहा था। क्या यह वास्तव में केवल एक भूकंप था या कुछ और भी भयानक होने वाला था? पुरानी जादूनी महिला की आंखों में चिंता की चमक थी, जैसे वह किसी गहरे रहस्य को समझ रही हो। क्या तुमने कभी ऐसा कुछ देखा है? जियांग शुआन ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में हल्की ट्रेमर थी। पुरानी जादूनी महिला ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन मेरा अनुभव मुझे बताता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। उनका स्वर गंभीर था, जैसे वह किसी अनजान खतरे की चेतावनी दे रही हो। जियांग शुआन ने सूखे मांस का एक टुकड़ा अपने मुंह में डालते हुए कहा, हमारे पास क्या विकल्प है? पुरानी जादूनी महिला ने एक गहरी सांस ली। हमें तैयार रहना होगा। उनके शब्दों में एक दृढ़ता थी, लेकिन जियांग शुआन को यह महसूस हुआ कि उनके अंदर एक गहरी चिंता छिपी हुई थी। जियांग शुआन ने अपनी आंखें बंद की और एक पल के लिए वह अपने चारों ओर की आवाजों को सुनने की कोशिश कर रहा था। हवा की सरसराहट, पहाड़ों की ठंडी ठंडक और दूर कहीं पर एक चिड़िया की चहचहाट, यह सब कुछ एक अजीब सी शांति का एहसास दिला रहा था। लेकिन जियांग शुआन जानता था कि यह केवल एक क्षणिक शांति है। जियांग शुआन ने अपनी आंखें खोलकर नीचे की ओर देखा। जमीन पर फैली हुई सूखी पीली मिट्टी, जो पहले कभी हरी भरी थी, अब एक भयानक दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। दूर एक छोटी नदी, जो कभी जीवन का स्रोत थी, अब सूख चुकी थी। जियांग शुआन ने सिर हिलाया, लेकिन इस बार यह कुछ अलग है। उन्होंने अपने दिल की धड़कन को महसूस किया, जैसे वह किसी अनजान खतरे के करीब पहुंच रहे हों। जियांग शुआन ने फिर से नीचे देखा, जहां सूखी जमीन पर कुछ जीवों के शव पड़े हुए थे। यह दृश्य उनके दिल को चीर रहा था। क्या हम कुछ कर सकते हैं? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में एक हल्की सी आशा थी। पुरानी जादूनी महिला ने गहरी सांस ली। हमें पहले इस स्थिति को समझना होगा। जियांग शुआन ने अपने मन में विचारों का जाल बुनना शुरू किया। क्या यह केवल एक प्राकृतिक आपदा थी, या इसके पीछे कोई और कारण था? उनके मन में सवालों की बाढ़ आ गई। उन्होंने महसूस किया कि यह केवल उनकी चिंता नहीं थी, बल्कि यह पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ा खतरा था। एक घंटे के विश्राम के बाद जियांग शुआन और पुरानी जादूनी महिला के दिलों में थोड़ी राहत आई, क्योंकि पहले जैसी कोई और भूकंप नहीं आई थी। उन्होंने काले विशाल गरुड़ पर सवार होकर पश्चिम की ओर यात्रा जारी रखी, जहां पुरानी जादूनी महिला ने एक बड़ी संकट का पूर्वाभास किया था। छठे दिन, आठवें दिन, जैसे जैसे वे पश्चिमी वन्य क्षेत्र में गहराई में जाते गए, जमीन की वनस्पति और भी कम होती गई, जल स्रोत जैसे नदियां और झीलें और भी कम होती गई। इस बीच तापमान धीरे धीरे बढ़ता गया, सूरज आसमान में चमकता रहा, गर्मी की लहरें महसूस होने लगी। जियांग शुआन ने मोटी जानवर की खाल को हटा दिया, यहाँ तक कि उसने अपनी एक जानवर की खाल की पोशाक भी उतार दी। पुरानी जादूनी महिला, क्या आपके गरुड़ जनजाति के पिछले जादूगरों ने पश्चिमी वन्य क्षेत्र की इस स्थिति का कोई रिकॉर्ड रखा है? पुरानी जादूनी महिला, क्या आपके गरुड़ जनजाति के पिछले जादूगरों ने पश्चिमी वन्य क्षेत्र की इस स्थिति का कोई रिकॉर्ड रखा है? पुरानी जादूनी महिला ने सूखी जमीन की ओर देखते हुए सिर हिलाया और कहा, नहीं, हमारी गरुड़ जनजाति को पश्चिमी वन्य क्षेत्र के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन मुझे याद है कि यह पूर्वी वन्य क्षेत्र के समान होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? जियांग शुआन और पुरानी जादूनी महिला ने अपने सफर को जारी रखा, लेकिन जैसे जैसे वे पश्चिमी वन्य क्षेत्र में गहराई में जाते गए, वातावरण में एक अजीब सा तनाव महसूस होने लगा। गर्मी के कारण उनके शरीर से पसीना बहने लगा और सूखी हवा ने उनकी त्वचा को चिढ़ाना शुरू कर दिया। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह स्थान, जो कभी हरा भरा और जीवंत रहा होगा, अब एक बंजर भूमि में बदल चुका है। उन्होंने देखा कि चारों ओर केवल सूखे पेड़ और मुरझाए पौधे ही बचे हैं। यह दृश्य उनके दिल में एक अजीब सी उदासी भर देता है। क्या यह सब किसी प्राकृतिक आपदा का परिणाम है? उन्होंने सोचा। पुरानी जादूनी महिला ने भी इस परिवर्तन को महसूस किया और उसकी आंखों में चिंता की झलक थी। यहाँ की स्थिति बहुत चिंताजनक है जियांग, हमें जल्दी से आगे बढ़ना चाहिए। जियांग ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में सवालों की एक लहर थी। क्या यह केवल एक संयोग था, या फिर इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई थी? उन्होंने अपने मन में सोचा, भूकंप और सूखा, क्या इन दोनों में कोई संबंध है? जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जियांग शुआन ने महसूस किया कि गर्मी और भी बढ़ती जा रही है। वह अपने कपड़ों को और भी हल्का करने लगा, लेकिन फिर भी उसे राहत नहीं मिल रही थी।
आसमान में सूरज की किरणें जैसे आग की लपटों की तरह जल रही थीं। जियांग ने अपने चारों ओर देखा और पाया कि यहाँ की स्थिति वास्तव में भयावह थी। सूखे और मुरझाए पेड़ों के बीच उन्होंने कुछ मृत जानवरों के अवशेष भी देखे। यह सब देखकर उसका दिल भारी हो गया। क्या यह जगह कभी फिर से जीवित हो सकेगी? उसने अपने मन में सोचा। पुरानी जादूनी महिला ने उसकी चिंता को भांपते हुए कहा, जियांग, हमें इस भूमि के बारे में और जानने की आवश्यकता है। यह केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि सभी जनजातियों के लिए महत्वपूर्ण है। जियांग ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और अपने मन में ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। जियांग शुआन और पुरानी जादूनी महिला ने एक बार फिर गरुड़ पर सवार होकर उड़ान भरी। नीचे की सूखी भूमि और मुरझाए पेड़ उनकी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। जियांग ने महसूस किया कि यह स्थान कभी हरा भरा और जीवंत रहा होगा, लेकिन अब यह एक बंजर भूमि में बदल चुका था। उसने सोचा, यह सब कुछ कैसे हुआ? क्या यह केवल एक प्राकृतिक आपदा है या इसके पीछे कोई और शक्ति है? गरुड़ की उड़ान के दौरान हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कि प्रकृति भी इस विनाश को देखकर चुप हो गई हो। अचानक गरुड़ ने एक स्थान पर लैंडिंग की जहां जियांग ने देखा कि कुछ बड़े पेड़ अभी भी खड़े थे, लेकिन उनके तने सूख चुके थे। जियांग ने सोचा, यहाँ कभी पानी की भरपूरता रही होगी, लेकिन अब यह सब खत्म हो चुका है। पुरानी जादूनी महिला ने कहा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, यह जगह हमें खतरे में डाल सकती है। जियांग शुआन ने अपने मन में विचारों की एक लहर उठती हुई महसूस की। भूकंप और सूखा, क्या इन दोनों में कोई संबंध था? उसने अपने चारों ओर देखा। सूखी भूमि और मुरझाए पेड़ उसके सवालों का उत्तर देने के लिए चुप थे। पुरानी जादूनी महिला ने उसकी चुप्पी को भांपते हुए कहा, जियांग, हमें इस स्थिति की गंभीरता को समझना होगा। यह केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि पूरे प्राचीन महाद्वीप के लिए खतरा है। जियांग ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि यह संकट केवल उनके लिए नहीं, बल्कि सभी जनजातियों के लिए महत्वपूर्ण है। हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा, अन्यथा हम सभी को इसका सामना करना पड़ेगा। उसने ठान लिया। जैसे ही वे गरुड़ पर उड़ान भरते रहे, जियांग के मन में एक नई उम्मीद की किरण जाग उठी। उन्होंने महसूस किया कि अगर वे एकजुट होकर इस समस्या का सामना करें, तो शायद वे इसका समाधान निकाल सकें। अध्याय 33। जब विशाल गरुड़ ने 10 दिनों तक उड़ान भरी, तब जियांग शुआन और पुरानी जादूनी महिला को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे गर्मी की चपेट में हैं। तेज धूप ने जमीन को भून दिया था, जिससे पुरानी जादूनी महिला और जियांग शुआन, जो जंगल में रहने के आदी थे, बेहद असहज महसूस कर रहे थे। चारों ओर की हरियाली धीरे धीरे कम होती जा रही थी और मिट्टी में रेगिस्तान के लक्षण दिखाई देने लगे थे। जब हवा चलती तो धूल के बादल उठते थे, जैसे कि प्रकृति भी इस स्थिति से निराश थी। विशाल गरुड़ की पीठ पर बैठकर जियांग शुआन ने पश्चिमी बंजर भूमि को देखा, जो अब भयानक स्थिति में थी। उसके दिल में एक भारीपन था, क्योंकि यह भूमि अब रहने के लिए उपयुक्त नहीं रह गई थी, जिससे वहां रहने वाले जनजातियों को कहीं और जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। पश्चिमी बंजर भूमि का विस्तार बहुत बड़ा था, इसलिए उन जनजातियों को शायद अभी भी जीवित रहने के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही थी। लेकिन जैसे जैसे रेगिस्तान का विस्तार बढ़ता गया, उनके लिए जीवित रहने के स्थान और भी कम होते जाएंगे। उस समय उन्हें निश्चित रूप से कहीं और जाना पड़ेगा। इस विचार से जियांग शुआन के शरीर में एक कंपकंपी दौड़ गई, क्योंकि वाइन जनजाति का स्थान पश्चिमी बंजर भूमि के बहुत करीब था। अब क्या किया जाए? जैसे ही गरुड़ ने उड़ान भरी, जियांग शुआन ने अपने चारों ओर की हवा को महसूस किया। गर्मी की लहरें उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वह सोचने लगा कि क्या यह उनकी यात्रा का अंत होगा। पुरानी जादूनी महिला ने उसे देखा और कहा, हमारे पास समय नहीं है, हमें जल्दी से निर्णय लेना होगा। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी, जो जियांग को प्रेरित कर रही थी। उन्होंने अपनी आंखें खोली और गरुड़ की उड़ान की दिशा को ध्यान से देखा। दूर क्षितिज पर उन्हें कुछ धुंधली आकृतियां दिखाई दी। क्या ये अन्य जनजातियां थीं? क्या वे भी इसी संकट का सामना कर रही थीं? जियांग के दिल में एक नई आशा जागी। उन्होंने पुरानी जादूनी महिला की ओर देखा और कहा, हमें उन्हें मदद करनी चाहिए, हम अकेले नहीं हैं। उसकी आवाज में एक नई ऊर्जा थी, जो उनके भीतर के डर को मिटा रही थी। गरुड़ की उड़ान तेज हो गई, जैसे कि वह भी उनकी नई दिशा को समझ रहा हो। जियांग ने महसूस किया कि यह उनकी यात्रा का एक नया मोड़ हो सकता है। क्या उन्हें दिव्य लता को मनाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वह जनजाति को कहीं और प्रवास करने के लिए प्रेरित करे? यदि ऐसा है तो लता जनजाति को फिर से शुरुआत करनी होगी। जियांग शुआन पश्चिमी वन्य क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों को लेकर चिंतित था। तभी उसके सामने एक घना जंगल प्रकट हुआ, जिससे धूल उड़ने लगी। वुवुहु जंगल के भीतर छोटी जनजाति ने लंबे समय से विशाल गरुड़ को देखा था, और जब वह उतरा तो 200 से 300 जनजाति के लोग विभिन्न प्रकार के कच्चे हथियारों से लैस होकर उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए, शोर मचाते हुए। गरुड़ की पीठ पर बैठी पुरानी जादूगरनी ने जनजातियों को संबोधित करते हुए चिल्लाई, हम पूर्वी वन्य क्षेत्र की गरुड़ जनजाति से हैं, बस गुजर रहे हैं, पानी भरने आए हैं और हमारा कोई नुकसान करने का इरादा नहीं है। जियांग शुआन ने भी अपनी हड्डी की भाला थाम रखी थी, इन लोगों के अचानक हमले से बचने के लिए सतर्क। पूर्वी वन्य क्षेत्र गरुड़ जनजाति, मैंने इस जनजाति के बारे में सुना है। तभी भीड़ से एक असामान्य रूप से लंबा और मजबूत जनजाति का व्यक्ति उभरा। उसके चेहरे पर काले और नीले रंग के टोटेम पैटर्न बने हुए थे, जो उसे बहुत अजीब बना रहे थे, कुछ ऐसा जैसे कोई बड़ी आंखों वाला मेंढक। उसके पीछे एक विशाल मेंढक था, जिसके दांत डरावने थे। जैसे ही गरुड़ ने जमीन पर अपने विशाल पंख फैलाए, हवा में एक हलचल पैदा हुई। जियांग शुआन ने अपनी भाला को मजबूती से पकड़ा, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह जानता था कि इस क्षण में हर एक शब्द महत्वपूर्ण है। जनजाति के नेता ने, जो कि अपनी ऊंचाई और ताकत के लिए जाना जाता था, धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उसके चेहरे पर काले और नीले रंग के टोटेम पैटर्न ने उसे एक रहस्यमय आभा दी थी।
उसकी आंखों में एक गहरी समझदारी थी, जैसे वह जियांग शुआन की हर हरकत को पढ़ रहा हो। तुम कौन हो? उसने गहरी आवाज में पूछा, जिससे जंगल की शांति भंग हुई। जियांग शुआन ने साहस जुटाते हुए कहा, हम पूर्वी वन्य क्षेत्र की गरुड़ जनजाति से हैं। हम केवल पानी भरने आए हैं। उसकी आवाज में विश्वास था, लेकिन उसके भीतर एक हलचल थी। जनजाति के लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, जैसे वे इस निर्णय के लिए एकमत हो रहे हों। अचानक एक युवा जनजाति का सदस्य, जो उत्सुकता से भरा हुआ था, आगे बढ़ा और बोला, क्या तुम सच में गरुड़ जनजाति से हो? जियांग शुआन ने सिर हिलाया, हाँ, हम गरुड़ जनजाति के हैं। जैसे ही युवा जनजाति का सदस्य जियांग शुआन की ओर बढ़ा, उसके चेहरे पर एक चमक थी, जो उसकी जिज्ञासा को दर्शा रही थी। वह जानता था कि यह एक महत्वपूर्ण क्षण है, और उसकी आवाज में उत्साह था। क्या तुम हमें अपने गरुड़ के बारे में बता सकते हो? जियांग शुआन ने एक गहरी सांस ली। उसके मन में गरुड़ की कहानियां ताजा हो गईं। उसने कहा, हमारी जनजाति में गरुड़ एक पवित्र प्राणी है। वह हमें आकाश से देखता है और हमारे लिए मार्गदर्शक होता है। जैसे ही उसने अपनी बात आगे बढ़ाई, जनजाति के लोग ध्यान से सुनने लगे। जियांग शुआन ने गरुड़ की शक्ति और उसकी उड़ान की कहानियां सुनाई, और कैसे वह हमेशा अपने लोगों की रक्षा करता है। उसके शब्दों में एक जादुई आकर्षण था, जो सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर रहा था। पुरानी जादूगरनी ने भी अपनी आवाज में जोश भरते हुए कहा, गरुड़ हमारे लिए केवल एक पक्षी नहीं है, वह हमारे पूर्वजों की आत्मा है। जनजाति के लोग अब पूरी तरह से जियांग शुआन और पुरानी जादूगरनी की बातों में खो गए थे। उनके चेहरे पर आशा और विश्वास की चमक थी। जैसे जैसे जियांग शुआन की कहानी आगे बढ़ी, जनजाति के लोग एकजुट होकर उसकी ओर देखने लगे। उनकी आंखों में चमक थी, जैसे वे किसी अद्भुत सपने में खो गए हों। जियांग शुआन ने गरुड़ की उड़ान के बारे में बताया, उसकी ताकत और उसकी बुद्धिमत्ता के बारे में। उसने कहा, गरुड़ के पंखों की छाया में हम सुरक्षित महसूस करते हैं। वह हमें हर संकट से बचाता है। पुरानी जादूगरनी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हमारी जनजाति का अस्तित्व गरुड़ की कृपा पर निर्भर करता है। जनजाति के नेता ने ध्यान से सुना। उसकी आंखों में एक नई समझदारी थी। उसने कहा, यदि तुम सच में गरुड़ जनजाति से हो, तो हमें तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। जियांग शुआन ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, किस प्रकार की मदद? जनजाति के नेता ने गंभीरता से कहा, हमारे जंगल में एक खतरनाक प्राणी है, जो हमारे लोगों को परेशान कर रहा है। जियांग शुआन के मन में एक हलचल हुई। उसने महसूस किया कि यह एक अवसर है, लेकिन खतरा भी था। जियांग शुआन ने जनजाति के नेता की बातों को ध्यान से सुना। उसके मन में कई विचार चल रहे थे। वह जानता था कि यह एक चुनौती है, लेकिन उसके भीतर एक साहस भी था। उसने कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। गरुड़ जनजाति कभी भी अपने भाइयों को अकेला नहीं छोड़ती। जनजाति के लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में आशा की किरण थी। जियांग शुआन ने आगे कहा, हम मिलकर इस खतरे का सामना करेंगे। पुरानी जादूगरनी ने भी समर्थन में सिर हिलाया और कहा, हमारे पास ज्ञान और शक्ति है। हम एक साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालेंगे। जनजाति के नेता ने जियांग शुआन की बातों को सुनकर एक नई ऊर्जा महसूस की। उसने कहा, यदि तुम सच में गरुड़ जनजाति से हो, तो हम तुम्हें अपने जंगल में आमंत्रित करते हैं। जियांग शुआन ने गर्व से सिर उठाया और कहा, हम तैयार हैं। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, उनके दिलों में एक नई उम्मीद की किरण चमक उठी। यह एक नई यात्रा की शुरुआत थी, जो साहस, एकता और विश्वास से भरी हुई थी। जियांग शुआन ने जब अपने चेहरे पर 6 अलग-अलग रंगों की क्षैतिज धारियों को देखा, तो उसके मन में एक अजीब सी दहशत भर गई। ये धारियां उसकी पहचान को दर्शा रही थीं, लेकिन क्या यह सच में संभव था? 6 रंगों का योद्धा। उसके मन में यह प्रश्न गूंजने लगा। जियांग शुआन ने इस दुनिया में 2 से 3 साल बिताए थे, लेकिन उसने कभी भी किसी 6 रंग के योद्धा को नहीं देखा था। यहाँ तक कि उसने 5 रंग के योद्धा के बारे में भी नहीं सुना था। यह एक छोटा सा जनजातीय क्षेत्र था, जहाँ के लोग कद में छोटे और कंकाल की तरह पतले थे। फिर भी यहाँ एक 6 रंग का योद्धा कैसे हो सकता था? इस विचार ने उसे और भी अधिक चौंका दिया। तभी पुरानी जादूगरनी ने धीरे से कहा, नकली। जियांग शुआन ने आश्चर्यचकित होकर जादूगरनी की ओर देखा। नकली? उसने पूछा। जादूगरनी ने हल्का सा सिर हिलाया और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। क्या यह सच में कोई चाल थी? जियांग शुआन को यह समझ में नहीं आया कि ये जनजातीय लोग, जो हमेशा ईमानदार माने जाते थे, इस तरह की धोखाधड़ी कैसे कर सकते थे। दक्षिणी वन्य क्षेत्र में हर जनजाति के योद्धा अपनी ताकत के अनुसार धारियां बनाते थे, बिना किसी धोखे के। यह पहली बार था जब उसने किसी को इस तरह से धोखा देते हुए देखा। जियांग शुआन की आंखों में आश्चर्य और संदेह का मिश्रण था। उसने जादूगरनी की ओर देखा, जो अपनी चतुराई से भरी मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। क्या यह सच में संभव है? उसने खुद से पूछा। उसके मन में विचारों की लहरें उठने लगीं। क्या ये लोग, जो हमेशा से ईमानदार माने जाते थे, अब धोखाधड़ी कर रहे थे? जियांग शुआन ने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। जनजातीय लोग, जो पहले से ही कमजोर और पतले थे, अब उसे और भी संदिग्ध लगने लगे। क्या ये लोग सच में एक योद्धा की पहचान को इस तरह से छुपा सकते थे? पुरानी जादूगरनी की बातें उसके मन में गूंजने लगी। नकली, यह शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहा था। क्या यह सच में एक चाल थी? जियांग शुआन ने अपने दिल की धड़कन को महसूस किया, जो तेजी से बढ़ रही थी। उसने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि यह सब एक भ्रम है, लेकिन उसके भीतर की जिज्ञासा उसे और भी गहराई में खींच रही थी। क्या वह इस रहस्य को सुलझा पाएगा? क्या वह इन जनजातीय लोगों की असली पहचान को जान पाएगा? जिचुआन ने अपने मन में उठते सवालों को दबाने की कोशिश की, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे और भी परेशान कर रही थी। उसने सोचा, क्या ये लोग सच में एक योद्धा की पहचान को इस तरह से छुपा सकते हैं? उसकी आंखों में एक चमक थी, जो उसकी जिज्ञासा को दर्शा रही थी। पुरानी जादूगरनी ने उसे एक गहरी नजर से देखा, जैसे वह उसके मन की बातें पढ़ रही हो।
तुम्हें समझना होगा जियांग, उसने कहा, हर चीज जो तुम देखते हो वह सच नहीं होती। जियांग शुआन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। क्या यह सच में एक गहरी सच्चाई थी? क्या वह इस जनजाति की असली पहचान को जानने के लिए तैयार था? उसके मन में सवालों की एक लहर उठ रही थी। उसने अपने चारों ओर देखा, हर एक जनजातीय व्यक्ति की आंखों में एक रहस्य छिपा हुआ था। क्या वह इस रहस्य को सुलझा पाएगा? क्या वह इन लोगों की असली पहचान को जान पाएगा? उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसने महसूस किया कि यह केवल एक साधारण जनजाति नहीं थी। जियांग शुआन ने अपने मन में उठते सवालों को दबाने की कोशिश की, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे और भी परेशान कर रही थी। उसने सोचा, क्या ये लोग सच में एक योद्धा की पहचान को इस तरह से छुपा सकते हैं? उसकी आंखों में एक चमक थी, जो उसकी जिज्ञासा को दर्शा रही थी। पुरानी जादूगरनी ने उसे एक गहरी नजर से देखा, जैसे वह उसके मन की बातें पढ़ रही हो। तुम्हें समझना होगा जियांग, उसने कहा, हर चीज जो तुम देखते हो वह सच नहीं होती। जियांग शुआन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। क्या यह सच में एक गहरी सच्चाई थी? क्या वह इस जनजाति की असली पहचान को जानने के लिए तैयार था? उसके मन में सवालों की एक लहर उठ रही थी। उसने अपने चारों ओर देखा, हर एक जनजातीय व्यक्ति की आंखों में एक रहस्य छिपा हुआ था। क्या वह इस रहस्य को सुलझा पाएगा? क्या वह इन लोगों की असली पहचान को जान पाएगा? उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसने महसूस किया कि यह केवल एक साधारण जनजाति नहीं थी। जियांग शुआन ने अपने मन में उठते सवालों को दबाने की कोशिश की, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे और भी परेशान कर रही थी। उसने सोचा, क्या ये लोग सच में एक योद्धा की पहचान को इस तरह से छुपा सकते हैं? उसकी आंखों में एक चमक थी, जो उसकी जिज्ञासा को दर्शा रही थी। पुरानी जादूगरनी ने उसे एक गहरी नजर से देखा, जैसे वह उसके मन की बातें पढ़ रही हो। तुम्हें समझना होगा जियांग, उसने कहा, हर चीज जो तुम देखते हो वह सच नहीं होती। जियांग शुआन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। क्या यह सच में एक गहरी सच्चाई थी? क्या वह इस जनजाति की असली पहचान को जानने के लिए तैयार था? उसके मन में सवालों की एक लहर उठ रही थी। उसने अपने चारों ओर देखा, हर एक जनजातीय व्यक्ति की आंखों में एक रहस्य छिपा हुआ था। क्या वह इस रहस्य को सुलझा पाएगा? क्या वह इन लोगों की असली पहचान को जान पाएगा? उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसने महसूस किया कि यह केवल एक साधारण जनजाति नहीं थी। रंगीन क्षैतिजधारियों का महत्व केवल बाहरी लोगों के लिए देखने के लिए नहीं है, बल्कि यह जनजाति के लिए सम्मान का प्रतीक भी है। जितनी अधिक ताकत किसी की होती है, उतनी ही अधिक धारियां उसके पास होती हैं और उसकी आवाज जनजाति में अधिक वजन रखती है। वे अधिक संसाधन लेते हैं और जनजाति की महिलाओं द्वारा अधिक पसंद किए जाते हैं। यदि किसी के पास ताकत नहीं है, लेकिन वह एक योद्धा की असली ताकत को देख सकती थी। पुरानी जादूगरनी ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, अधिकतम 3 रंग। जियांग शुआन चुप रह गया। यह व्यक्ति ऐसा पेंट करने की हिम्मत करता था बिना यह सोचे कि वह उजागर होगा और मारा जाएगा। इस क्षण में 6 क्षैतिज धारियों वाला लंबा जनजातीय व्यक्ति बोला, पूर्वी वन्य क्षेत्र के मेहमानों नमस्ते, यह मेंढक जनजाति का क्षेत्र है। मैं मेंढक जनजाति का नेता 6 रंग का योद्धा हुआ मेंग हूँ। यदि पुरानी जादूगरनी वहां नहीं होती तो इस व्यक्ति को 6 रंग के योद्धा के रूप में देखकर जियांग शुआन को कुछ चिंता होती, लेकिन उसकी सच्चाई जानकर उसे यह कुछ मजेदार लगा। हुआ मेंग ने आगे कहा, यदि आप पानी भरना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ व्यापार करना होगा। पुरानी जादूगरनी ने थोड़ी सी भ्रिकुटी चिढ़ाई और कहा, थोड़ा पानी भरने के लिए व्यापार करना आवश्यक है। जियांग शुआन समझ सकता था, क्योंकि उसकी पिछली दुनिया में कई जगहों पर पानी पीने के लिए भुगतान करना पड़ता था। हुआ मेंग ने कहा, यदि आप व्यापार करने के लिए अनिच्छुक हैं तो कृपया हमारे मेंढक जनजाति के क्षेत्र को छोड़ दें और कहीं और पानी खोजें। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यहाँ पिछले आधे वर्ष से बारिश नहीं हुई है और आसपास की नदियां सूख गई हैं। यहाँ तक कि इस विशाल पक्षी की सवारी करते हुए भी आप पानी नहीं पाएंगे। हुआ मेंग के शब्द सुनकर पुरानी जादूगरनी की भ्रिकुटी और भी तंग हो गई, लगभग चाहती थी कि विशाल गरुड़ सीधे उड़कर आए और देखे कि क्या छोटी मेंढक जनजाति उन्हें रोक सकती है। जियांग शुआन ने देखा कि पुरानी जादूगरनी की आंखों में एक चमक थी, जैसे वह किसी गहरे रहस्य को समझ रही हो। उसने महसूस किया कि यह स्थिति केवल पानी के लिए नहीं थी, बल्कि यह जनजाति की शक्ति और सम्मान का भी प्रश्न था। हुआ मेंग की बातों में एक चुनौती थी, जो उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर रही थी कि क्या वे इस जनजाति के नियमों का पालन करेंगे या अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। जियांग शुआन ने अपने मन में विचार किया, क्या हमें इस जनजाति के साथ व्यापार करना चाहिए या हमें अपनी ताकत दिखानी चाहिए। उसके मन में यह सवाल गूंज रहा था, जैसे कि एक गूढ़ संगीत। वातावरण में एक अजीब सी खामोशी थी, केवल पक्षियों की चहचहाट और दूर से आती हुई हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह केवल पानी का मामला नहीं था, बल्कि यह उनकी पहचान और अस्तित्व का भी प्रश्न था। जियांग शुआन ने अपने मन की बातों को सुनते हुए धीरे धीरे हुआ मेंग की ओर देखा। उसकी आंखों में नई दृढ़ता थी, जैसे वह अपने निर्णय पर पहुंच चुका हो। उसने पुरानी जादूगरनी की ओर देखा, जो अब भी गंभीरता से स्थिति का मूल्यांकन कर रही थी। जियांग शुआन ने कहा, हम व्यापार करने के लिए तैयार हैं। हमें पानी की आवश्यकता है और हम इसके लिए कुछ मूल्यवान देंगे। हुआ मेंग की आंखों में एक चमक आई, जैसे उसने एक नए सौदे की संभावना देखी हो। उसने कहा, ठीक है, लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप जो भी देंगे वह हमारे लिए मूल्यवान हो। पुरानी जादूगरनी ने जियांग शुआन की ओर देखा। उसकी आंखों में एक मिश्रित भावनाएं थी, माइनस
विश्वास, चिंता और एक अदृश्य शक्ति। यह क्षण एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां निर्णय लेने की जिम्मेदारी जियांग शुआन पर थी। पुरानी जादूगरनी, जिसे आमतौर पर एक दयालु व्यक्ति माना जाता था, का स्वभाव वास्तव में उतना सरल नहीं था। उसने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, तो बस उन्हें कुछ साधारण दे दो। जियांग ने अपने साथ लाए गए सामान को देखा और अंततः एक मिट्टी के कटोरे को निकाला। उसे उठाते हुए कहा, मुखिया हुआ मेंग, क्या हम इस कीमती मिट्टी के कटोरे के बदले में आपका पानी ले सकते हैं? हुआ मेंग ने कटोरे की बारीकी से जांच की और पाया कि यह उनके जनजाति की मिट्टी की चीजों से कहीं बेहतर बना हुआ था। वह संतुष्ट होकर सिर हिलाया। ठीक है, जियांग ने आगे कहा, आपको हमारे पानी की बोतलें और पानी के थैले भरने होंगे और यह सुनिश्चित करना होगा कि विशाल गरुड़ भी पर्याप्त पानी पी सके। कोई समस्या नहीं। हुआ मेंग ने तुरंत सहमति जताई, क्योंकि मेंढक जनजाति के पास एक झील थी जो निरंतर पानी प्रदान करती थी। ठीक है, तो हमें अंदर ले चलो ताकि हम पानी पी सके। जब हम खत्म कर लें और अपने पानी के थैले भर लें, तो यह कीमती मिट्टी का कटोरा आपका है। विशाल गरुड़ से डरते हुए हुआ मेंग नहीं चाहता था कि वे जनजाति में प्रवेश करें, इसलिए उसने कहा, अपने पानी के कंटेनर यहाँ लाओ और मैं योद्धाओं से उन्हें भरवा दूंगा। जियांग ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं, हम एक दूसरे से परिचित नहीं है। अगर आप पानी में जहर डाल दे तो हमारी मेंढक जनजाति ऐसा कैसे कर सकती है? हुआ मेंग ने जियांग शुआन की शंका से नाराज होकर कहा। जियांग ने आगे कहा, हम केवल 2 हैं और आप में से इतने सारे हैं, जिसमें आप मुखिया हुआ मेंग एक 6 रंग के योद्धा हैं। जियांग शुआन की आंखों में संदेह की चमक थी, जैसे वह अपने शब्दों का वजन महसूस कर रहा हो। पुरानी जादूगरनी के चेहरे पर गुस्से का हल्का सा संकेत था, लेकिन उसने अपने आप को नियंत्रित किया। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे समय थम गया हो। हुआ मेंग की आंखों में एक चतुराई थी। जो उसके पीछे खड़े थे, उनकी आंखों में भी संदेह था। जियांग ने यह महसूस किया और उसने कहा, हम सभी एक ही धरती पर हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यह सुनकर हुआ मेंग ने अपने योद्धाओं को इशारा किया कि वे आगे बढ़ें। जियांग ने अपने कटोरे को और ऊंचा उठाया, यह कीमती है और हम इसे आपके पानी के बदले में देने के लिए तैयार हैं। हुआ मेंग ने कटोरे की ओर ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी। वह जानता था कि यह एक अवसर है, लेकिन उसके मन में अभी भी संदेह था। उसने कहा, ठीक है, लेकिन हमें पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि आप धोखा नहीं देंगे। जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, हम धोखा नहीं देंगे, यह हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है। क्या तुम सच में हमारे जनजाति में पानी पीने के लिए आने से डरते हो? जैसे ही छरंग योद्धा शब्द उसके कानों में गूंजे, हुआ मेन का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए संकोच की लहर दौड़ी, लेकिन फिर उसने अपनी गरिमा को बनाए रखते हुए कहा, एक सम्मानित छरंग योद्धा के रूप में क्या मैं तुमसे डर सकता हूँ? यदि तुम अंदर आकर पानी पीना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। हुआ मेंग ने अपने हाथ से इशारा किया और तुरंत ही मेंढक जनजाति के सदस्य रास्ता बनाने लगे। जियांग शुआन और पुरानी जादूगरनी विशाल गरुड़ की पीठ पर बैठे रहे और उसे मेंढक जनजाति की ओर ले जाने लगे। यह जंगल जहाँ मेंढक जनजाति बसी हुई थी बड़ा नहीं था, लेकिन इस सूखे और बंजर क्षेत्र में यह एक अद्भुत नखलिस्तान था। सर्दी का मौसम होने के बावजूद यहाँ का तापमान गर्म था और पानी का स्रोत होने के कारण पत्ते हरे भरे थे। विशाल गरुड़ काफी बड़ा था, लेकिन सौभाग्य से जंगल घना नहीं था और पेड़ ऊंचे थे, जिससे गुजरने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जैसे ही वे जंगल में प्रवेश करते हैं, जियांग शुआन ने कई अजीब मेंढकों को देखा। कुछ जमीन पर बैठे थे, जबकि कुछ पेड़ों पर चिपके हुए थे और उनकी आकृतियां और आकार भिन्न थे। उनमें से कुछ अत्यधिक विशाले थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने विशाल गरुड़ को देखा, वे सभी कूदकर भाग गए। हुआ मेंग बार बार पीछे मुड़कर विशाल गरुड़ और उसकी पीठ पर बैठे 2 लोगों को देखता रहा। जंगल में प्रवेश करते ही जियांग शुआन की आंखों में एक अद्भुत दृश्य बसा हुआ था। पेड़ों की ऊंचाई और उनकी घनी छाया ने एक रहस्यमय वातावरण का निर्माण किया था। हवा में एक हल्की सी खुशबू थी, जैसे बारिश के बाद की मिट्टी की महक, जो उसे एक अजीब सी ताजगी का अनुभव करवा रही थी। वह अपने चारों ओर देखता है और उसके दिल में एक हल्की सी धड़कन उठती है। उसे लगता है जैसे यह जंगल उसे अपने रहस्यों में समेटने के लिए तैयार है। अचानक एक मेंढक ने उसकी ओर देखा। उसकी चमकीली त्वचा धूप में चमक रही थी। जियांग शुआन ने उसे ध्यान से देखा और उसके मन में एक सवाल उठता है, क्या मेंढक भी इस जंगल के रहस्यों को जानते हैं? तभी एक तेज आवाज सुनाई देती है, आगे बढ़ो, कोई खतरा नहीं है। हुआ मेंग की आवाज ने उसे फिर से यथार्थ में खींच लिया। जियांग ने देखा कि हुआ मेंग ने अपने कदम बढ़ाए हैं और वह उसके पीछे चलने लगा। पेड़ों की छांव में चलते हुए उसे महसूस होता है कि यह स्थान केवल पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि एक जीवनदायिनी शक्ति का केंद्र है। यहाँ की हर एक चीज, हर एक जीव इस नखलिस्तान की कहानी कह रहा है। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर गहराई में जाते हैं, जियांग शुआन का मन अजीब विचारों से भरा हुआ है। वो सोचता है कि क्या यह जंगल हमेशा से ऐसा ही था, या क्या यहाँ की हर चीज एक कहानी कहती है। अचानक उसे एक तेज आवाज सुनाई देती है, जैसे किसी मेंढक ने अपनी आवाज में कुछ कहा हो। वह रुक जाता है और अपने चारों ओर ध्यान से देखता है। हुआ मेंग आगे बढ़ता है, लेकिन जियांग की जिज्ञासा उसे रुकने पर मजबूर कर देती है। क्या तुमने सुना? वह हुआ मेंग से पूछता है। हुआ मेंग ने पलटकर उसे देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी। यहाँ की आवाजें हमेशा कुछ न कुछ कहती हैं, हमें बस सुनने की जरूरत है। जियांग ने अपने कानों को तिरछा किया और ध्यान से सुना। उसे महसूस हुआ कि जंगल की हर आवाज, हर फड़फड़ाहट एक संगीत की तरह है, जो उसे अपने भीतर खींच रही है। यह एक अद्भुत अनुभव था, जैसे वह इस जगह का हिस्सा बन गया हो। जंगल की गहराइयों में जियांग शुआन और हुआ मेंग एक अद्भुत दृश्य के साक्षी बनते हैं। जैसे ही वे एक छोटे से तालाब के पास पहुंचते हैं, वहां का दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। पानी की सतह पर सूरज की किरणें बिखर रही हैं और तालाब के चारों ओर मेंढक कूद रहे हैं। जियांग ने देखा कि वहां एक छोटी सी जलपरी भी है, जो पानी में खेल रही है। उसकी हंसी हवा में गूंजती है और जियांग का दिल खुशी से भर जाता है। हुआ मेंग ने कहा, यहाँ का जीवन अद्भुत है, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। जियांग ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि इस खूबसूरत दृश्य के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा हुआ
हुआ है। तालाब के किनारे पर बैठकर उसने पानी की ठंडक को अपने हाथों से महसूस किया और उसकी आंखों में चमक आ गई। यह एक नया अनुभव था जो उसे हमेशा याद रहेगा। वह सोचता है कि क्या वह इस अद्भुत जगह के रहस्यों को समझ पाएगा और क्या वह यहाँ की कहानियों का हिस्सा बन सकेगा। जियांग शुआन की आंखों में गरुड़ की विशालता का भय था, लेकिन उसने अपने भीतर की शक्ति को जगाने की कोशिश की। झील के किनारे पर पहुंचते ही उसने चारों ओर देखा, जहां पत्थर के घरों की एक श्रृंखला थी जो जंगल के बीचों बीच खड़ी थी। उन घरों की दीवारें मजबूत पत्थर से बनी थी और छतें पेड़ की छाल और लकड़ी से ढकी हुई थी। हर दीवार पर टोटेम पैटर्न की चित्रकारी ने उस स्थान को एक रहस्यमय और प्राचीन रूप दिया था। जियांग ने महसूस किया कि यहाँ की वास्तुकला दक्षिणी वन्य जनजाति से बिल्कुल भिन्न थी और यह सोचकर उसे आश्चर्य हुआ कि ये लोग कौन थे। जैसे ही वह झील के किनारे पर खड़ा हुआ, उसने देखा कि मेंढक जनजाति के सदस्य उसे घूर रहे थे। उनकी आंखों में डर और जिज्ञासा का मिश्रण था। वे सभी घरों के अंदर छिपे हुए थे। केवल कुछ योद्धा बाहर खड़े थे जो गरुड़ की उपस्थिति को देखकर भी निडर बने हुए थे। झील के किनारे रंग बिरंगे मेंढक तेजी से कूद रहे थे, जैसे कि वे किसी जादुई नृत्य में लिप्त हों। जियांग ने कभी इतने सारे रंगों के मेंढकों को नहीं देखा था और यह दृश्य उसके लिए एक अद्भुत अनुभव था। पुरानी जादूगरनी ने भी इन मेंढकों की ओर ध्यान दिया। उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह किसी महत्वपूर्ण खोज की ओर बढ़ रही हो। यह झील जो 20 से 30 मीटर के व्यास में फैली हुई थी, उसके लिए एक रहस्य थी और वह सोच रहा था कि यदि इसे भरा जा सके तो यह कितनी पानी की मात्रा रख सकती थी। सूखे के लंबे समय और बारिश की कमी के कारण झील का जल स्तर बार बार गिर चुका था और अब यह केवल 1/3 रह गया था। यदि सूखा इसी तरह जारी रहा तो जल स्तर और भी घट जाएगा, संभवतः पूरी तरह से सूख जाएगा। हवा में एक हल्की सी गर्मी थी जो सूखे की स्थिति को और भी भयानक बना रही थी। हुओ मेंग ने उन्हें झील के किनारे लाकर कहा, ठीक है, अब आप पानी पी सकते हैं। उनकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे कि वह इस पल की महत्ता को समझते हों। धन्यवाद मुख्य हुओ मेंग। विशाल गरुड़ ने पानी की ओर बढ़ते हुए अपनी गर्दन को झुकाया और बड़े बड़े घूंट में पानी पीने लगा। उड़ान भरने के बाद वह बहुत प्यासा था। जियांग शुआन और पुरानी जादूगरनी ने भी विशाल गरुड़ की पीठ से उतरकर अपनी प्यास बुझाई और फिर अपने सभी पानी की बोतलों और थैलों को भर लिया। अंत में राहत की सांस ली। इस गर्म वातावरण में पानी की कमी एक गंभीर खतरा थी। भले ही वे सामान्य योद्धाओं से अधिक सहनशील थे, लेकिन लंबे समय तक बिना पानी के रहना उनके लिए संभव नहीं था। अब जब उनके पास यह पानी था तो वे थोड़ी देर और टिक सकते थे। जब विशाल गरुड़ ने अपनी प्यास बुझा ली तो जियांग शुआन झील के किनारे गया और मिट्टी के कटोरे को हुओ मेंग को सौंप दिया। व्यापार को पूरा करते हुए हुओ मेंग ने मिट्टी के कटोरे का निरीक्षण करते हुए उसे कई बार पलटा और अंत में संतोष के साथ सिर हिलाया। यह मिट्टी का बर्तन उनकी जनजाति के पुराने बर्तनों से कहीं बेहतर था। इस कारण हुओ मेंग ने जियांग शुआन को और अधिक सहनीय पाया। हुओ मेंग ने आगे कहा, क्या आपको भोजन चाहिए? आप इसके लिए भी मिट्टी के बर्तन का व्यापार कर सकते हैं। जियांग शुआन ने हुओ मेंग की बात सुनकर थोड़ी देर सोचा। झील के किनारे पर खड़े होकर उसने पानी की लहरों की हल्की आवाज सुनी, जो उसके मन में एक नई आशा का संचार कर रही थी। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कि वह किसी नए अवसर की तलाश कर रहा हो। उसने मिट्टी के कटोरे को ध्यान से देखा। उसकी सतह पर खुरदुरी रेखाएं और मिट्टी की खुशबू थी जो उसे अपने गांव की याद दिला रही थी। मुझे भोजन की आवश्यकता है, उसने अंततः कहा। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी। वो जानता था कि यह एक महत्वपूर्ण क्षण था। उसने अपने बर्तनों को संभालते हुए अपने साथी की ओर देखा, जो उसके साथ खड़ी थी। पुरानी जादूगरनी ने उसे प्रोत्साहित किया। उसकी आंखों में विश्वास था। हम इसे कर सकते हैं, उसने कहा। झील के किनारे पर सूरज की किरणें पानी पर चमक रही थी, जैसे कि यह एक जादुई दुनिया हो। जियांग शुआन ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक नई ऊर्जा थी। वह जानता था कि यह एक महत्वपूर्ण क्षण था। उसने अपने बर्तनों को संभालते हुए अपने साथी की ओर देखा, जो उसके साथ खड़ी थी। पुरानी जादूगरनी ने उसे प्रोत्साहित किया। उसकी आंखों में विश्वास था। हम इसे कर सकते हैं, उसने कहा। झील के किनारे पर सूरज की किरणें पानी पर चमक रही थीं, जैसे कि यह एक जादुई दुनिया हो। जियांग शुआन ने अपने दिल में एक नई उम्मीद महसूस की, जैसे कि वह इस कठिनाई को पार कर सकता है। जब जियांग शुआन ने सूखे मांस और अनाज के पैकेट अपने बर्तनों में रखे तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने महसूस किया कि यह केवल एक व्यापार नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। हुओ मेंग ने उसे देखकर कहा, तुम्हारे लिए यह एक महत्वपूर्ण क्षण है। जियांग शुआन ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी। वह जानता था कि इस यात्रा में उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ेगा, लेकिन अब उनके पास एक नई ऊर्जा थी। झील के किनारे पर पानी की लहरें धीरे धीरे किनारे को छू रही थी, जैसे कि यह उन्हें प्रोत्साहित कर रही हो। पुरानी जादूगरनी ने जियांग शुआन के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। हम एक साथ हैं और हम इसे कर सकते हैं, उसने कहा। जियांग शुआन ने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। उन्होंने झील के पानी की ओर देखा, जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था, और उनके दिल में एक नई आशा का संचार हुआ। यह यात्रा कठिन थी, लेकिन अब वे एक दूसरे के साथ थे। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और एक नई संकल्प शक्ति का अनुभव किया। जियांग शुआन ने पुरानी जादूनी महिला की ओर देखा। उसकी आंखों में जिज्ञासा और थोड़ी सी आशंका थी। वह देख रहा था कि क्या वह महिला उसकी बातों का जवाब देगी या नहीं। जब उसने देखा कि महिला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो उसने साहस जुटाते हुए पूछा, क्या आपके पास कोई मांस है? महिला ने एक हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाँ। जियांग शुआन की आंखों में चमक आ गई, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। अच्छा, तो चलो फिर से एक व्यापार करते हैं, उसने कहा। इस बार उसने एक मिट्टी के बर्तन को निकाला जो कई अद्भुत
अद्भुत वस्तुओं से भरा हुआ था। बर्तन की बाहरी सतह पर खूबसूरत पैटर्न बने हुए थे जो उसे देखने में और भी आकर्षक बना रहे थे। हुओ मेंग ने बर्तन को ध्यान से देखा और कहा, यह बर्तन तो एक बड़े जानवर के बराबर होना चाहिए, है ना? उसकी आंखों में बर्तन की सुंदरता के प्रति आकर्षण साफ झलक रहा था। थोड़ी देर तक सोचने के बाद उसने कहा, मैं तुम्हें इसके लिए एक मुड़सिंग वाले भेड़ का व्यापार दूंगा। जियांग शुआन ने कहा, तो मुझे दिखाओ तुम्हारे मुड़सिंग वाले भेड़ कितने बड़े हैं। हुओ मेंग ने अपने पीछे खड़े दो योद्धाओं को इशारा किया और वे तुरंत पत्थर के घर की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही समय में वे एक संघर्षरत मुड़सिंग वाले भेड़ को लेकर लौट आए। जियांग शुआन ने पहले कभी इस प्रकार के भेड़ को दक्षिणी वन में नहीं देखा था। यह पश्चिमी वन का एक विशेष प्रजाति होना चाहिए। भेड़ का वजन लगभग 100 पाउंड था और यह एक बकरी के समान था। इसके शरीर पर छोटे पीले भूरे ऊन के बाल थे और इसके सिर पर एक जोड़ी मुड़े हुए बड़े सींग थे। जियांग शुआन ने भेड़ को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में जिज्ञासा और आश्चर्य का मिश्रण था। भेड़ की ऊन की बनावट और उसके मुड़े हुए सींगों ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। जैसे ही भेड़ ने संघर्ष किया, उसकी आवाज ने वातावरण में हलचल पैदा कर दी। जियांग शुआन ने सोचा कि यह भेड़ वास्तव में कितनी अनोखी है और यह उसे पश्चिमी वन की विशेषता का एहसास दिला रही थी। हुओ मेंग ने भेड़ को पकड़ने के लिए अपने योद्धाओं को निर्देश दिया और वे उसे मजबूती से थामे हुए थे। जियांग शुआन ने बर्तन को फिर से उठाया। उसकी चमकदार सतह सूरज की किरणों में चमक रही थी। क्या तुम जानते हो, यह बर्तन तुम्हारे भेड़ के लिए एक अच्छा सौदा है, उसने कहा। हुओ मेंग ने थोड़ी देर सोचा। उसकी आंखों में व्यापार की संभावनाओं का खेल चल रहा था। अगर यह बर्तन सच में इतना मूल्यवान है तो मैं तुम्हें भेड़ देने के लिए तैयार हूँ, उसने कहा। जियांग शुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो इसे एक सौदा मान लेते हैं। दोनों के बीच एक अनकही समझ बन गई थी, जैसे कि वे एक दूसरे की इच्छाओं को समझ रहे थे। वातावरण में हल्की सी ठंडक थी जो इस व्यापार के महत्व को और बढ़ा रही थी। जियांग शु और हुओ मेंग के बीच व्यापार का यह क्षण एक अद्भुत अनुभव बन गया था। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा, उन्हें लगा कि इस व्यापार में केवल वस्तुएं ही नहीं बल्कि उनके बीच एक गहरा संबंध भी बन रहा है। जियांग शुआन ने अपने हाथों में बर्तन को मजबूती से पकड़ा। उसकी सतह पर उकेरे गए पैटर्न जैसे जीवित हो उठे थे। हुओ मेंग ने भेड़ को और मजबूती से थाम लिया। उसकी आंखों में व्यापार की गरिमा और महत्व का एहसास था। क्या तुम जानते हो इस भेड़ की विशेषता क्या है? हुओ मेंग ने पूछा। उसकी आवाज में गर्व था। जियांग शुआन ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, लेकिन मैं इसे जानने के लिए उत्सुक हूँ। हुओ मेंग ने भेड़ के बारे में बताना शुरू किया। उसकी आवाज में एक कहानी की मिठास थी। यह भेड़ केवल एक जानवर नहीं है, यह हमारे क्षेत्र की पहचान है। इसके सींगों में हमारी संस्कृति की गहराई है। जियांग शुआन ने ध्यान से सुना। उसकी आंखों में एक नई समझ का प्रकाश था। जैसे जैसे हुओ मेंग की बातें बढ़ी, वातावरण में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। यह व्यापार केवल वस्तुओं का नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रतीक बन गया था। जियांग शुआन और हुओ मेंग के बीच का यह व्यापार एक नई दिशा में बढ़ रहा था। जैसे जैसे वे एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे, उनके बीच की दूरी कम होती जा रही थी। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह केवल एक व्यापार नहीं है बल्कि एक दोस्ती की शुरुआत है। हुओ मेंग की आंखों में एक चमक थी, जैसे वह जियांग शुआन को अपने समुदाय का हिस्सा बनाना चाहता हो। हमारे क्षेत्र में यह भेड़ केवल एक जानवर नहीं है, यह हमारे लिए एक प्रतीक है, उसने कहा। जियांग शुआन ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक नई दृष्टि थी। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा और यह मेरे लिए हमेशा एक यादगार वस्तु बनेगी, उसने कहा। हुओ मेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, तब यह तुम्हारे लिए एक सम्मान की बात होगी। इस क्षण में दोनों के बीच एक गहरा बंधन बन गया। जैसे ही उन्होंने अपने अपने सामान का आदान प्रदान किया, वातावरण में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। यह व्यापार केवल वस्तुओं का नहीं बल्कि एक नई दोस्ती का प्रतीक बन गया। एक सुनहरे सूरज की किरणें झील के किनारे पर फैली हुई थीं, जहां हुओ मेंग ने आत्मविश्वास से पूछा, क्या ये टेढ़े सींग वाला भेड़ काफी बड़ा है? उसकी आवाज में एक निश्चितता थी, जैसे वह किसी बड़े कार्य की तैयारी कर रहा हो। जियांग शुआन ने ध्यान से उसकी बात सुनी। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। पश्चिमी वन्य क्षेत्र के बारे में जानने की उसकी इच्छा ने उसे उत्सुक बना दिया था। यहाँ का भोजन दक्षिणी वन्य क्षेत्र की तुलना में बहुत कम था, इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, अगर तुम हमें इस टेढ़े सींग वाले भेड़ को काटने में मदद करोगे और मटन भूनने के लिए आग जलाओगे तो सौदा तय है। हुओ मेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत आसान है। उसने तुरंत दो योद्धाओं को भेड़ को काटने का आदेश दिया। झील के किनारे पर एक आग जलाने के लिए उसने एक पत्थर के घर से आग लगाने का सामान निकाला। जैसे ही आग की लपटें आसमान में उठने लगी, भेड़ का खून और आंतें विशाल गरुड़ को खिलाई गईं। मटन को काटकर लकड़ी की छड़ों पर भूनने के लिए तैयार किया गया। जब टेढ़े सींग वाला भेड़ काटा गया तो हुओ मेंग ने उस मिट्टी के बर्तन को प्राप्त किया जिसे वह चाहता था और उस पर बने पैटर्न को खुश होकर छूने लगा। जैसे ही आग की लपटें ऊंची उठने लगी, झील के किनारे का वातावरण गर्म और जीवंत हो गया। हुओ मेंग ने अपने योद्धाओं को आदेश दिया और उन्होंने भेड़ को सावधानी से पकड़ लिया। भेड़ की आंखों में भय और अनिश्चितता की झलक थी, जैसे वह अपनी किस्मत का सामना कर रहा हो। हुओ मेंग ने एक तेज चाकू उठाया और भेड़ के शरीर पर एक सटीक वार किया। खून की धार झील के किनारे पर बहने लगी और गरुड़ की तेज आवाज ने वातावरण को भर दिया। यह एक भव्य दृश्य था जहां जीवन और मृत्यु का संघर्ष एक साथ था। जैसे ही मटन को काटा गया, उसकी महक हवा में फैलने लगी और आग की गर्मी ने सब कुछ जीवंत कर दिया। योद्धा मटन के टुकड़ों को लकड़ी की छड़ों पर लगाते गए और हुओ मेंग की आंखों में संतोष की चमक थी। उसने अपने हाथों में मिट्टी के बर्तन को उठाया, उसके पैटर्न को ध्यान से देखते हुए, जैसे वह किसी पुरानी कहानी को पढ़ रहा हो। यह बर्तन उसके लिए केवल एक वस्तु नहीं था बल्कि एक प्रतीक था जो उसकी मेहनत और संघर्ष का फल था। भेड़ के मांस की खुशबू हवा में फैलने लगी और आग की लपटें आसमान को रोशन कर रही थीं। हुओ मेंग ने अपने योद्धाओं को निर्देशित किया और उन्होंने मटन को सावधानी से भूनने के लिए तैयार किया। आग की गर्मी ने उनके चेहरों को चमकाया और झील का पानी हल्की लहरों के साथ लहराता रहा।
जैसे ही मटन भुनने लगा, उसकी महक ने सभी को आकर्षित किया। हुओमेंग ने मिट्टी के बर्तन को अपने हाथों में लिया, उसके पैटर्न को छूते हुए, जैसे ही वह किसी अनमोल खजाने को छू रहा हो। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी और वह सोच रहा था कि यह बर्तन उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। यह केवल एक बर्तन नहीं था, बल्कि उसकी मेहनत और संघर्ष का प्रतीक था। जैसे ही मटन पकने लगा, आग की लपटों ने एक सुनहरा रंग लिया और झील के किनारे का दृश्य एक जादुई रूप ले लिया। योद्धा आपस में हंसते और बातें करते रहे और हुओमेंग ने अपने दिल में एक नई आशा महसूस की। जैसे ही मटन भुन गया, उसकी खुशबू ने चारों ओर एक जादुई माहौल बना दिया। हुओमेंग ने अपने योद्धाओं को बुलाया और उन्हें खाने के लिए आमंत्रित किया। उनकी आंखों में भूख और उत्साह की चमक थी। जैसे ही उन्होंने मटन के टुकड़े उठाए, उनकी मुस्कानें और भी चौड़ी हो गईं। यह क्षण उनके लिए केवल भोजन का नहीं, बल्कि एक जीत का प्रतीक था। आग की लपटें ऊंची उठ रही थी और झील का पानी चांद की रोशनी में चमक रहा था। हुओमेंग ने मिट्टी के बर्तन को फिर से देखा, उसके पैटर्न में एक कहानी छिपी हुई थी। यह बर्तन उसके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था। जैसे ही उन्होंने मटन का पहला टुकड़ा खाया, उनकी आंखों में संतोष और खुशी की चमक थी। यह क्षण उनके संघर्ष और परिश्रम का फल था और उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी जीत का जश्न मनाया। आसमान में चांद की रोशनी फैलने लगी और झील का पानी चांदनी में चमकने लगा। हुओमेंग और उसके योद्धा मटन का आनंद ले रहे थे और उनकी हंसी ने रात के सन्नाटे को तोड़ दिया। यह एक ऐसा क्षण था जब उन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष का फल पाया। हुओमेंग ने मिट्टी के बर्तन को अपने पास रखा और उसकी आंखों में एक नई आशा थी। उसने अपने दोस्तों की ओर देखा जो उसके साथ इस यात्रा में थे। उनकी आंखों में एक दूसरे के प्रति विश्वास और समर्थन की भावना थी। जैसे ही उन्होंने मटन का अंतिम टुकड़ा खाया, हुओमेंग ने कहा, यह केवल एक भोजन नहीं है, बल्कि हमारी एकता और संघर्ष का प्रतीक है। सभी ने सहमति में सिर हिलाया और उनकी हंसी फिर से गूंज उठी। यह रात उनके लिए एक नई शुरुआत थी और उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी दोस्ती और संघर्ष को मनाया। जियांग शुआन ने अपने दिल की उदारता से हुआ मेंग को खाने के लिए आमंत्रित किया। यह आमंत्रण हुआ मेंग के चेहरे पर एक सुखद मुस्कान लाया और उसके मन में जियांग शुआन के प्रति एक सकारात्मक भावना जागृत की। जैसे ही वे तीनों, हुआ मेंग, जियांग शुआन और पुरानी जादूगरनी झील के किनारे एक अलाव के चारों ओर बैठे, उनके चारों ओर भेड़ के मांस की भुने जाने की महक फैल गई। यह महक इतनी लुभावनी थी कि मानो यह हवा में घुलकर उनके दिलों में एक नई ऊर्जा भर रही हो। अलाव की गर्मी और मांस की खुशबू ने उन्हें एक अद्भुत पल का अनुभव कराया, जहां वे अपनी चिंताओं को भुलाकर सिर्फ इस क्षण का आनंद ले रहे थे। जियांग शुआन ने हुआ मेंग की खुशी को भांपते हुए पूछा, मुखिया हुआ मेंग, मैंने सुना है कि यहाँ पिछले 6 महीने से बारिश नहीं हुई है। क्या आप हमें इस बारे में कुछ बता सकते हैं? उसकी आवाज में एक जिज्ञासा थी जो इस कठिन समय में भी एक नई उम्मीद की किरण की तरह थी। पुरानी जादूगरनी ने भी हुआ मेंग की ओर देखा, उसकी आंखों में चिंता की एक हल्की छाया थी, क्योंकि यह विषय उनके लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। झील का शांत पानी और अलाव की जलती हुई लपटें इस संवाद को और भी गहरा बना रही थीं, जैसे कि समय थम गया हो और वे सभी इस पल में खो गए हों। जैसे जैसे रात गहराने लगी, अलाव की लपटें और भी तेज हो गईं और झील का पानी चांद की रोशनी में चमकने लगा। हुआ मेंग ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली, जैसे वह अपने भीतर की शक्ति को एकत्र कर रहा हो। जियांग शुआन और पुरानी जादूगरनी ने उसकी ओर देखा, उनकी आंखों में समर्थन और विश्वास की एक चमक थी। हमें एक योजना बनानी होगी, लेकिन यह आसान नहीं होगा, हुआ मेंग ने कहा, उसकी आवाज में एक गंभीरता थी। जियांग शुआन ने कहा, हम सब मिलकर इस मुश्किल समय का सामना करेंगे। उनकी आवाज में एक सामूहिक संकल्प था जो अलाव की गर्मी के साथ मिलकर एक नई रोशनी का संचार कर रहा था। पुरानी जादूगरनी ने अपनी जादुई छड़ी को उठाया और कहा, मैं जानती हूँ कि हम इसे कर सकते हैं। उसकी आंखों में एक चमक थी जो विश्वास और साहस का प्रतीक थी। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा, झील की लहरों ने एक मधुर संगीत की धुन छेड़ी, मानो यह उनके साहस को प्रोत्साहित कर रही हो। अंत में हुआ मेंग ने अपने दिल की गहराइयों से कहा, हमारी एकता ही हमारी ताकत है। हमें एकजुट होकर इस संकट का सामना करना होगा। उसकी आवाज में एक गहरी भावना थी जो सभी के दिलों को छू गई। जियांग शुआन और पुरानी जादूगरनी ने सहमति में सिर हिलाया, उनकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक थी। जैसे ही वे एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। अलाव की लपटें अब और भी तेज हो गई थीं, मानो वे भी उनकी बातों को सुन रही हो। झील की लहरें अब और भी मधुर हो गई थीं, जैसे वे भी इस नए संकल्प का हिस्सा बनना चाहती हो। हुआ मेंग ने कहा, हम सब मिलकर इस कठिनाई का सामना करेंगे और हम जीतेंगे। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो उनके दिलों में साहस भर रही थी। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा, झील के किनारे की हवा में एक नई खुशबू फैल गई जो उनके साहस और एकता का प्रतीक थी। जब इस मुद्दे को उठाया गया तो हुआ मेंग का चेहरा कुछ कड़वा हो गया। उसने पास की झील की ओर इशारा करते हुए कहा, पहले दिव्य झील के पानी से भरी हुई थी और यह कई छोटे धाराओं में बहती थी और चारों ओर की वनस्पति बहुत हरी भरी थी। यहाँ शिकार के लिए भरपूर था। उसकी आंखों में एक गहरी खामोशी थी, जैसे वह अतीत की यादों में खो गया हो। लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कब शुरू हुआ। मौसम धीरे धीरे सूखा होने लगा, महीनों या यहाँ तक कि आधे साल तक बारिश नहीं हुई। उसके शब्दों में निराशा का एक हल्का सा संकेत था। धारा का प्रवाह पहले टूट गया और दिव्य झील का पानी कम होने लगा। जंगल धीरे धीरे सिकुड़ने लगा और शिकार की कमी हो गई। हमारे मेंढक जनजाति के चारों ओर की कुछ जनजातियां सभी पलायन कर गईं। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे उसके दिल का बोझ हल्का हो गया हो। अगर दिव्य झील नहीं होती तो हमारी मेंढक जनजाति शायद बहुत पहले इस स्थान को छोड़ चुकी होती। यह कोई रहस्य नहीं था, इसलिए हुआ मेंग ने सीधे बात की और अपनी बात खत्म करने के बाद उसका मूड कुछ उदास हो गया। हुआ मेंग ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, यहाँ पहले बर्फ भी गिरती थी, लेकिन हाल के वर्षों में सर्दियां लगातार गर्म होती जा रही हैं और यहाँ तक कि बर्फ गिरना भी बंद हो गया है। उसकी आवाज में एक गहरी चिंता थी, जैसे वह अपने लोगों के भविष्य के बारे में सोच रहा हो। इन परिवर्तनों के सटीक कारण क्या हैं, यह मैं नहीं समझ पा रहा।
उसकी आंखों में एक प्रश्न था, जैसे वह आसमान की ओर देख रहा हो, जैसे वहां से उत्तर की तलाश कर रहा हो। जियांग शुआन और पुरानी जादूगरनी ने भी अपनी भौहें चुराई, जैसे वह इस समस्या के समाधान की खोज में थे। लेकिन कम से कम हमने पश्चिमी वन्य क्षेत्र का कुछ इतिहास सीखा है, जियांग शुआन ने कहा। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी, जैसे वह इस समस्या का समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध हो। पश्चिमी वन्य क्षेत्र इस तरह क्यों बदल गया, इसका उत्तर हमें अभी भी खोजना है। वातावरण में एक गहरी खामोशी छा गई, जैसे समय थम गया हो। चारों ओर की हवा में एक हल्की सी ठंडक थी, जो उनकी चिंताओं को और बढ़ा रही थी। हुआ मेन की आंखों में एक गहरी उदासी थी, जैसे वह अपने अतीत की यादों में खो गया हो। उसने अपने चारों ओर के वातावरण को देखा, जहां एक समय जीवन की बहार थी। यहाँ की हरियाली, यहाँ का जीवन, सब कुछ कितना सुंदर था। उसने कहा। उसकी आवाज में एक गहरी खामोशी थी। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। जियांग शुआन ने उसके चेहरे पर चिंता देखी और कहा, हमें कुछ करना होगा। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी, जैसे वह इस संकट का सामना करने के लिए तैयार हो। हम अपने लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य की तलाश करेंगे। पुरानी जादूगरनी ने भी सहमति में सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक चमक थी। हमें इस समस्या का समाधान खोजना होगा, नहीं तो हमारी जनजाति का अस्तित्व खतरे में है। चारों ओर की हवा में एक हल्की सी धुंध थी, जो उनके विचारों को और गहरा कर रही थी। जैसे ही उन्होंने अपने भविष्य की योजना बनानी शुरू की, चारों ओर का वातावरण और भी गंभीर हो गया। हवा में एक ठंडी सांस थी, जो उनके विचारों को और गहरा कर रही थी। हुआ मेंग ने कहा, हमें एकजुट होकर इस समस्या का सामना करना होगा। उसकी आवाज में एक गहरी दृढ़ता थी, जैसे वह अपने लोगों के लिए एक नई आशा की किरण बनना चाहता हो। हमारी जनजाति की ताकत हमारी एकता में है। जियांग शुआन ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक चमक थी। हम सभी को मिलकर काम करना होगा, तभी हम इस संकट का सामना कर पाएंगे। पुरानी जादूगरनी ने भी अपनी जादुई शक्ति का आश्वासन दिया, जैसे वह उन्हें एक नई दिशा दिखाने के लिए तैयार हो। चारों ओर का वातावरण अब एक नई ऊर्जा से भर गया था, जैसे आसमान में बादल छंटने लगे हों। एक विशाल गरुड़ ने जियांग शुआन और पुरानी जादूगरनी को मेंढक जनजाति से दूर ले जाया। झील के किनारे मेंढक जनजाति के नेता हुआ मेंग ने गरुड़ को दूर जाते हुए देखा, जो धीरे धीरे क्षितिज में लुप्त हो रहा था। उसके दिल में एक भारी पत्थर जैसा दबाव महसूस हो रहा था, जैसे कि कोई अनजाना डर उसके मन को घेर रहा हो। उसने अपने चेहरे को छुआ, जिस पर 6 क्षैतिज रेखाएं बनी हुई थी, लेकिन उसे पता था कि यह सब केवल एक दिखावा है, दूसरों को डराने के लिए। काश मैं सच में एक 6 रंग का योद्धा होता तो कितना अच्छा होता। हुआ मेंग ने एक गहरी सांस ली। उसने फिर दिव्य झील की ओर देखा, जहां पानी का स्तर धीरे धीरे घट रहा था, और झील के किनारे पर बैठे अनगिनत मेंढकों और जंगल में मौजूद सैकड़ों जनजाति के सदस्यों को देखा। शायद एक दिन जब दिव्य झील पूरी तरह सूख जाएगी, तो हमारी मेंढक जनजाति कहाँ जाएगी। मेंढक जनजाति की शक्ति बहुत कम है, और टोटेम देवता की सुरक्षा के बिना यदि वे पलायन करते हैं, तो वे एक उपयुक्त स्थान पर बसने में असमर्थ हो सकते हैं, और रास्ते में नष्ट होने का खतरा भी झेलना पड़ सकता है। इस विचार से हुआ मेंग की भौहें चीनी अक्षर क्षण के आकार में सिकुड़ गईं। वह आदमी जो बहुत ऊंचा और शक्तिशाली प्रतीत होता था, इस क्षण में एक बच्चे की तरह असहाय महसूस कर रहा था। पश्चिमी बंजर भूमि के आकाश में विशाल गरुड़ ने उड़ान भरना जारी रखा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, तापमान बढ़ता गया और जमीन पर वनस्पति की मात्रा कम होती गई, जिससे मरुस्थलीकरण की स्थिति और गंभीर होती गई। 12वें दिन की उड़ान के बाद जियांग शुआन और पुरानी जादूगरनी ने अंततः एक वास्तविक रेगिस्तान देखा। इस स्थान पर पीली रेत ने आसमान को भर दिया था, और यदि कोई तेज हवा उठती तो वह भयंकर रेत के तूफान को जन्म देती, सब कुछ निगलने के लिए। सूर्यास्त के समय गरुड़ ने एक पहले से ही अबैंडन जनजाति के खंडहरों पर लैंडिंग की। जियांग शुआन ने गरुड़ की पीठ से उतरते हुए खंडहरों को देखा, जो रेत और धूल से आधे ढके हुए थे। उसने एक मुट्ठी गर्म रेत उठाई और कहा, इस तरह की जगह अब रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। पुरानी जादूगरनी, जिसने कभी रेगिस्तान नहीं देखा था, इस रेगिस्तान के विस्तार को देखकर और भी अधिक चकित थी। उसने अंतहीन रेत के टीलों को देखते हुए भ्रमित होकर कहा, यह कैसे ऐसा हो गया। रेगिस्तान के बीच में खड़े होकर जियांग शुआन और पुरानी जादूगरनी ने अपने चारों ओर फैली हुई सुनहरी रेत को महसूस किया। हवा में एक हल्की सी ठंडक थी, लेकिन रेत की गर्मी उनके पैरों के नीचे महसूस हो रही थी। जियांग शुआन ने अपनी आंखों को आसमान की ओर उठाया, जहां सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था, और उसके साथ ही रेगिस्तान की सुनहरी रेत में एक अद्भुत चमक आ रही थी। पुरानी जादूगरनी ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आशंका और विस्मय का मिश्रण था। क्या हम यहाँ से बच सकते हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज में हल्का ट्रेमर था। जियांग शुआन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हमें अपने लोगों के लिए लड़ना होगा, चाहे जो भी हो। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी, जो उनके भविष्य की अनिश्चितता को चुनौती दे रही थी। जियांग शुआन और पुरानी जादूगरनी ने एक दूसरे की आंखों में देखा, जहां उनकी आंखों में एक गहरी समझ और सहानुभूति थी। रेगिस्तान की चुप्पी में केवल हवा की सरसराहट और दूर कहीं से आती हुई एक हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। जियांग शुआन ने कहा, हमें एक योजना बनानी होगी। हम अपने लोगों को इस संकट से निकालने के लिए कुछ करना होगा। पुरानी जादूगरनी ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक नई आशा की चमक थी। हमारे पास एक मौका है, लेकिन हमें एकजुट होकर काम करना होगा। जैसे ही उन्होंने अपने इरादों को साझा किया, उनके दिलों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। रेगिस्तान की कठोरता के बीच एक नई शुरुआत की उम्मीद की किरण उभरने लगी।
थी। यह एक भयानक स्थिति थी। उस क्षण में पुरानी जादूगरनी केवल इस बात के लिए आभारी थी कि ईगल जनजाति और वाइन जनजाति पश्चिमी बंजर में नहीं थे। जैसे ही शाम का समय आया, जियांग शुआन ने कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा की और आग जलाने की विधि का उपयोग करते हुए एक आग बनाई। रात के गिरने के बाद जियांग शुआन ने अपनी रात की दृष्टि क्षमता का उपयोग करते हुए कुछ छोटे कीड़े और कुछ छिपकलियां देखीं। ये छोटे जीव इस नए उभरे हुए रेगिस्तान में जीवित रहने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे और पर्यावरण में नाटकीय परिवर्तन के कारण नहीं मरे थे। जियांग शुआन ने लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी एक छिपकली पकड़ी और उसे ध्यान से देखा। कहा, तुम्हारे लिए भाग्यशाली है, हमारे पास अभी भी सूखे राशन है, इसलिए आज तुम नहीं खाए जाओगे। जियांग शुआन ने छिपकली को छोड़ दिया, जो तुरंत भाग गई, स्पष्ट रूप से चौंकी हुई। अनपेक्षित रूप से ऐसे स्थान पर भी जीवित रहने वाले जानवर हैं। पुरानी जादूगरनी ने डिपार्टिंग छिपकली को देखा और काफी प्रभावित हुई। जियांग शुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा ऐसे जानवर होते हैं जिनमें मजबूत अनुकूलन क्षमता होती है, जो जीवित रह सकते हैं। पुरानी जादूगरनी ने सिर हिलाया। कहा, सच में, जो लोग मजबूत अनुकूलन क्षमता रखते हैं वे कहीं भी जीवित रह सकते हैं। पश्चिमी रेगिस्तान में प्रवेश करने के 18वें दिन उन्होंने अंततः एक महत्वपूर्ण खोज की। यह एक विशाल दरार थी जो अनगिनत किलोमीटर तक फैली हुई थी, जो पश्चिमी बंजर के रेगिस्तान से आगे बढ़ रही थी। हे भगवान, धरती फट गई है। पुरानी जादूगरनी ने अंतहीन महान दरार को देखते हुए गहरी चौंक के साथ कहा। यह दृश्य उसने पहले कभी नहीं देखा था। जियांग शुआन ने भी ऐसी दरार नहीं देखी थी, लेकिन उसने अपने पिछले जीवन में सुना था कि एक महाद्वीप पर एक प्रसिद्ध महान दरार है। हालांकि वह यह नहीं समझ पाया कि उनके सामने की दरार उसी दरार से संबंधित थी या नहीं। बूम! अचानक नीचे की जमीन ने जोर से हिलना शुरू कर दिया। धूल के बादल उड़ने लगे। विशाल दरार ने कंपन किया और अनगिनत रेत और पत्थर गहरे दरार में गिरने लगे। चिल्लाओ! काले विशाल ईगल ने स्वाभाविक रूप से खतरे का अनुभव किया, फिर तेजी से मुड़कर वापस उड़ गया। यह क्षण एक भयानक अनुभव था, जैसे कि धरती ने अपने भीतर के रहस्यों को उजागर किया हो। पुरानी जादूगरनी की आंखों में भय और आश्चर्य का मिश्रण था, जबकि जियांग शुआन ने अपने दिल में एक अद्भुत उत्साह महसूस किया। यह एक ऐसा क्षण था जब प्रकृति की शक्ति को महसूस किया जा सकता था। जैसे ही दरार का कंपन थम गया, पुरानी जादूगरनी ने अपनी आंखें चौड़ी की। उसके मन में एक अजीब सा डर था। वह सोचने लगी कि क्या यह दरार उनके लिए खतरा बन सकती है। जियांग शुआन ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, यह केवल एक प्राकृतिक घटना है, हमें इसे समझना होगा। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो पुरानी जादूगरनी को थोड़ी हिम्मत देती थी। उन्होंने एक बार फिर दरार की ओर देखा, जहां रेत और पत्थर अब स्थिर हो चुके थे, लेकिन दरार की गहराई में एक रहस्य था जो उन्हें खींच रहा था। जियांग शुआन ने कहा, हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें इस दरार के रहस्यों को जानना होगा। पुरानी जादूगरनी ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने एक साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया। जैसे ही वे दरार के किनारे पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक अद्भुत दृश्य था। दरार के नीचे एक चमकदार नीला जल था जो सूर्य की किरणों में चमक रहा था। यह दृश्य उनके दिलों में एक नई उम्मीद जगा रहा था। जैसे ही जियांग शुआन और पुरानी जादूगरनी ने दरार के किनारे पर खड़े होकर उस नीले जल को देखा, उनके मन में एक अजीब सी उत्सुकता और भय का मिश्रण था। जियांग शुआन ने कहा, क्या हमें इसे छूना चाहिए? पुरानी जादूगरनी ने कहा, हमें सावधानी बरतनी चाहिए, यह जल हमें कुछ दे सकता है या हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। उनके शब्दों में एक गहरी समझ थी जो इस रहस्यमय जल के प्रति उनके सम्मान को दर्शाती थी। जैसे ही उन्होंने अपने हाथों को जल के निकट लाया, एक ठंडी लहर ने उन्हें छू लिया। यह ठंडक उनके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा भर रही थी। अचानक जल में हलचल हुई और एक चमकदार जीव उभरा। यह दृश्य उनके लिए एक अद्भुत अनुभव था, जैसे कि वे किसी जादुई दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। पुरानी जादूगरनी ने कहा, यह जल हमें कुछ सिखा सकता है, हमें इसे समझना होगा। जियांग शुआन ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने उस रहस्यमय जल के रहस्यों को जानने का निर्णय लिया। जैसे ही काले विशाल गरुड़ ने उड़ान भरी, अचानक एक पर्वत की चोटी जो महान दरार घाटी के पास थी फट गई। पर्वत से काले धुएं का एक घना बादल उठने लगा जो आसमान में छा गया। गरुड़ भयभीत होकर और दूर उड़ गया। जियांग शुआन और पुरानी जादूगरनी ने पीछे मुड़कर उस फटी हुई पर्वत की ओर देखा। धरती एक भयानक गर्जना सुनाई दी। बूम! कुछ ही समय बाद पर्वत बड़े गौरव वर्ष बुजुर्ग फेटब केमेजिंग रुलकी खरते पुरानी। इसके बाद एक और ज्वालामुखी फटा और आसमान काले स्याह रंग का हो गया। यह काले बादलों से नहीं बल्कि ज्वालामुखी की राख से था जो अभी तक गिर नहीं पाई थी। धरती लगातार कांपती रही और विशाल गरुड़ भागते भागते उड़ता रहा। उसे उतरने की हिम्मत नहीं हुई। जियांग शुआन को अचानक कुछ याद आया और उसने पुरानी जादूगरनी से कहा, गरुड़ को उस दिशा में उड़ने दो जहां धरती फट रही है। पुरानी जादूगरनी ने सिर हिलाया और गरुड़ को जियांग शुआन के कहने पर उड़ने के लिए कहा। हालांकि गरुड़ थोड़ा अनिच्छुक था, लेकिन उसने दिशा बदल ली और महान दरार घाटी के साथ आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे गरुड़ उड़ता गया, दरार संकीर्ण होती गई, जैसे कोई नदी उल्टी बह रही हो जहां स्रोत केवल कुछ जलाशयों की तरह लग रहा था। धीरे धीरे वे ज्वालामुखी विस्फोट क्षेत्र से दूर होते गए। जियांग शुआन के मन में अनेक विचार चल रहे थे। उस अंतहीन दरार को देखते हुए उसने कहा, अब लौटने का समय है और मुझे नहीं पता कि यह दरार अंततः कहाँ जाएगी। जियांग शुआन ने निराशा से कहा, हम इसे केवल किस्मत पर छोड़ सकते हैं। हाँ, इसे किस्मत पर छोड़ दो। पुरानी जादूगरनी ने एक जटिल भाव के साथ उत्तर दिया, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसके पास जीने के लिए ज्यादा साल नहीं बचे हैं और वह नहीं जानती कि वह और कितनी परिवर्तन देखेगी। जियांग शुआन ने कहा, चूंकि हम कुछ और महत्वपूर्ण नहीं खोज पाए, मुझे लगता है कि हमें भी वापस जाना चाहिए। इस बार वे काफी समय से बाहर थे और जब वे लौटेंगे तो दक्षिणी वन्य क्षेत्र में बर्फ पिघल चुकी होगी। विशेष रूप से यह जानकर कि पश्चिमी वन्य क्षेत्र का पर्यावरण इतना बिगड़ चुका है, जियांग शुआन जल्दी से जनजाति में
में लौटकर भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक तैयारी करना चाहता था। चलो वापस चलते हैं। पुरानी जादूगरनी ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की। इस यात्रा के दौरान उसने बहुत कुछ देखा था और निर्णय लिया कि वह जो कुछ भी उसने देखा है उसे लौटकर जानवरों की खाल और चट्टानों की दीवारों पर बताएगी। दोनों ने विशाल गरुड़ पर चढ़कर वापसी की यात्रा शुरू की। क्रैच! विशाल गरुड़ आसमान में चक्कर लगाते हुए इस रेगिस्तान को अंतिम बार देखा, फिर दक्षिणी वन्य क्षेत्र की ओर बढ़ा। गड़गड़! क्रैक क्रैक क्रैक! जमीन कभी कभी कांपती रही और विशाल दरार आगे बढ़ती रही जिसका अंत किसी को नहीं पता था। वापसी के रास्ते में जियांग शुआन और उसके साथी मेंढक जनजाति के पास से गुजरे। उन्होंने मेंढक जनजाति में अपने भोजन और पानी को फिर से भर लिया। वहां के नेता हुओमेंग से विदाई लेते समय जियांग शुआन विशाल गरुड़ पर बैठे हुए एक सुंदर मुस्कान के साथ पुरानी जादूगरनी की ओर इशारा करते हुए बोला, वह गरुड़ जनजाति से है, मैं नहीं, मुझे औपचारिक रूप से अपना परिचय देने दे। मैं शुआन हूँ, दक्षिणी वन्य क्षेत्र की वाइन जनजाति का नेता। यदि आप कभी दक्षिणी वन्य क्षेत्र में पहुंचे तो मुझे याद रखना और मैं आपको अच्छा खाना खिलाऊंगा। विशाल गरुड़ तेजी से उड़ गया, जबकि हुओमेंग वहां खड़ा रहा लंबे समय तक चुप। जियांग शुआन ने उसे पश्चिमी वन्य क्षेत्र के दूसरी ओर की स्थिति के बारे में सूचित किया था। हालांकि हुओमेंग इसे मानने में हिचकिचा रहा था। यदि मेंढक जनजाति को जीवित रहना है तो उन्हें जनजाति के प्रवास के मुद्दे पर विचार करना शुरू करना होगा। लेकिन क्या मेंढक जनजाति सफलतापूर्वक प्रवास कर पाएगी? हुओमेंग को इस पर कोई विश्वास नहीं था। जियांग शुआन और पुरानी जादूगरनी ने विशाल गरुड़ पर बैठकर उड़ान भरी और नीचे फैले हुए रेगिस्तान के दृश्य ने उन्हें एक अद्भुत अनुभव दिया। गरुड़ की पंखों की फड़फड़ाहट के साथ हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई जो उनके चेहरे पर एक ताजगी का एहसास कराती थी। जियांग शुआन ने नीचे की दरारों को देखा जो जैसे जैसे वे उड़ रहे थे और भी गहरी होती जा रही थी। यह दृश्य उसके मन में एक भयावहता भर रहा था क्योंकि वह जानता था कि यह केवल एक शुरुआत है। आसमान में उड़ते हुए उसने महसूस किया कि यह यात्रा केवल उनके लिए नहीं बल्कि पूरी वाइन जनजाति के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। पुरानी जादूगरनी ने उसके विचारों को पढ़ लिया और कहा, हमें अपनी जनजाति के लिए तैयार रहना होगा। जियांग शुआन ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। गरुड़ ने ऊंचाई पर उड़ान भरी और नीचे की धरती की दरारें और भी स्पष्ट हो गईं। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह केवल एक यात्रा नहीं थी बल्कि एक नई शुरुआत थी। उन्होंने अपने दिल में एक नई उम्मीद की किरण महसूस की। हम अपनी जनजाति को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, उसने मन ही मन सोचा। गरुड़ की उड़ान ने उन्हें एक नई दिशा दी और उन्होंने अपने भविष्य के लिए एक नई योजना बनाई। जैसे ही वे उड़ान भरते गए, जियांग शुआन की आंखों में एक नई चमक थी जो उसके दिल में उमड़ते हुए विचारों का प्रतिबिंब थी। उसने पुरानी जादूगरनी की ओर देखा जो गंभीरता से आसमान में देख रही थी। क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारी जनजाति का भविष्य क्या होगा? उसने पूछा। पुरानी जादूगरनी ने एक गहरी सांस ली और कहा, भविष्य अनिश्चित है लेकिन हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। जियांग शुआन ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी। हमारे पास एक मौका है, हमें इसे नहीं खोना चाहिए। गरुड़ ने एक ऊंचाई पर उड़ान भरी और जियांग शुआन ने नीचे की दरारों को देखा जो जैसे जैसे वे उड़ रहे थे और भी गहरी होती जा रही थी। यह दृश्य उसके मन में एक भयावहता भर रहा था लेकिन उसने अपने दिल में एक नई उम्मीद की किरण महसूस की। हम अपनी जनजाति को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, उसने मन ही मन सोचा। गरुड़ की उड़ान ने उन्हें एक नई दिशा दी और उन्होंने अपने भविष्य के लिए एक नई योजना बनाई। जियांग शुआन के आंगन में तांग युआन जो बांस की छत के नीचे उदास बैठा था, अचानक चिल्लाया और बाहर दौड़ पड़ा। उसकी आंखों में चमक थी जैसे उसे किसी अद्भुत चीज का एहसास हुआ हो। उसने अपने पैरों को जोर से लात मारी और अपने पंखों को तेजी से फड़फड़ाते हुए वास्तव में उड़ने में सफल हो गया। तांग युआन आसमान में ऊंचा उड़ गया और उसने देखा कि विशाल गरुड़ धीरे धीरे नीचे आ रहा है जिसमें पुरानी जादूगरनी और जियांग शुआन सवार हैं। ये तांग युआन ने फिर से चिल्लाया और तेजी से उस खाली स्थान की ओर उड़ गया जहां गरुड़ उतरने वाला था। सूरज की रोशनी में तांग युआन के बैंगनी पंख चमक रहे थे जैसे वह किसी जादुई दुनिया का हिस्सा हो। जैसे ही विशाल गरुड़ ने जमीन पर लैंड किया, तांग युआन लगभग एक साथ उतरा। वह उत्साह से दौड़कर गरुड़ के पास पहुंचा। उसकी आंखों में खुशी और गर्व की चमक थी। तांग युआन, तुम अब उड़ सकते हो। विशाल गरुड़ की पीठ पर जियांग शुआन ने देखा कि तांग युआन पहले से बड़ा हो गया है और उसकी उड़ान अब बहुत स्थिर है। यह देखकर जियांग शुआन के चेहरे पर आश्चर्य और खुशी की लहर दौड़ गई। तांग युआन ने गर्व से अपना सिर ऊंचा किया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। उसने अपनी नई उड़ान की क्षमता को महसूस किया जैसे वह आसमान का बादशाह बन गया हो। गरुड़ के पास खड़े होकर तांग युआन ने अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए अपने दोस्तों को दिखाने का प्रयास किया कि वह अब कितना सक्षम हो गया है। जियांग शुआन ने तांग युआन की ओर देखा। उसके दिल में एक गहरी खुशी थी जैसे उसने अपने प्यारे साथी की प्रगति को देखा हो। तांग युआन, तुम सच में उड़ सकते हो, उसने खुशी से कहा। तांग युआन ने फिर से यिप कहा जैसे वह अपनी नई शक्ति का जश्न मना रहा हो। जैसे ही तांग युआन ने अपनी उड़ान का आनंद लिया, वाइन जनजाति के लोग उत्सव मनाने लगे। चारों ओर हंसी और खुशी का माहौल था जैसे सभी ने मिलकर एक नई शुरुआत का जश्न मनाया हो। बच्चे तांग युआन के चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनकी आंखों में आश्चर्य और खुशी थी। तांग युआन ने अपने पंखों को फैलाया और बच्चों के साथ खेलना शुरू किया
किया जैसे वह उन्हें अपनी उड़ान के जादू से मंत्रमुग्ध कर रहा हो। जियांग शुआन और पुरानी जादूगरनी ने एक दूसरे की ओर देखा, उनके चेहरों पर संतोष और गर्व का भाव था। यह पल केवल एक वापसी का नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत का प्रतीक था। वातावरण में उत्साह और उमंग का संचार हो रहा था, जैसे हर कोई एक दूसरे से जुड़ रहा हो। यह एक नया युग है, किसी ने चिल्लाया और सभी ने मिलकर ताली बजाई। जियांग शुआन ने पहले अपने सामान को उतारने का निश्चय किया। उसने चिड़िया की पीठ से जानवर की खाल का थैला खोलकर उसे पुरानी जादूगरनी की बांस की झोपड़ी में ले जाने लगा। जैसे ही वह अंदर गया, उसके पीछे चीशाओ भी आई उसकी आमों को के बारे में बता सके। जांग शुआन अपनी यात्रा के अनुभव के ताने जिंगजांजे की स्थलीय बटिंग क्षेत्र की स्थिति हमारी कल्पना से कहीं अधिक गंभीर है। हमें किसी भी समय पश्चिमी वन्य क्षेत्र से आ रही जनजातियों के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रवासी जनजातियां अक्सर क्षेत्र के लिए स्थानीय लोगों के साथ लड़ाई करती हैं ताकि वे बेहतर जीवन के लिए स्थान प्राप्त कर सकें, और रक्तपात अवश्यंभावी है। वाइन जनजाति अब दक्षिणी वन्य क्षेत्र में मूल निवासी समूह है। यदि वे यहाँ जीना चाहते हैं तो उन्हें सभी आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी और अंतिम विजय सुनिश्चित करनी होगी। वाइन जनजाति, जिसकी जनसंख्या 300 से कम है, के लिए यह एक विशाल चुनौती है। जिंगजिए ने कहा, नेता हमें बताएं हमें क्या करना चाहिए। अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। सभी को विश्वास था कि जियांग शुआन जनजाति को इस संकट से निकालने में सक्षम होगा। जियांग शुआन ने इस प्रश्न पर लौटते समय अनगिनत बार विचार किया था और अब उसने जो तरीके सोचे थे उन्हें साझा किया। पहले पत्थर पर्वत के पीछे की रक्षा को मजबूत करें। गार्ड टीम से 2 योद्धाओं को इस क्षेत्र की निगरानी के लिए नियुक्त करें। जियांग शुआन ने तांग युआन के साथ मिलकर अपने कर्तव्यों को निभाने का निश्चय किया। जैसे ही वह बांस के झोपड़े से बाहर निकला, चारों ओर की प्रकृति ने उसे अपनी गोद में ले लिया। ताजगी भरी हवा उसके चेहरे पर बह जा रही थी और लोग एकजुट होकर काम कर रहे थे। जियांग ने सोचा कि यह सब उसके नेतृत्व में हो रहा है और यह उसके लिए गर्व का विषय था। उसने तांग युआन को प्यार से गले लगाया और कहा, हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। तांग युआन ने खुशी से अपनी पूंछ हिलाई। जियांग ने अपनी आंखों में एक दृढ़ता देखी, जैसे कि वह किसी बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो रहा हो। तभी उसके मन में एक विचार आया, हमें और अधिक तैयारियों की आवश्यकता है। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह अपनी जनजाति को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। जैसे ही सूर्य की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थीं, जियांग ने अपने दिल में एक नई आशा का संचार महसूस किया। उसने अपने साथी जनजातियों की ओर देखा और कहा, हम एकजुट होकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। दक्षिणी वन्य क्षेत्र में कौवा जनजाति की दुर्दशा एक भयानक सर्दी के बाद और भी गंभीर हो गई थी। भोजन की कमी के कारण इस जनजाति ने 200 से अधिक सदस्यों को भूख और ठंड के कारण खो दिया था। हालांकि यह संख्या कौवा जनजाति के लिए एक गंभीर आघात नहीं थी, लेकिन इसने पूरे जनजाति पर नकारात्मक प्रभाव डाला। जैसे ही बर्फ पिघलने लगी, कौवा जनजाति ने एक नए स्थान की ओर पलायन करने की तीव्र इच्छा जताई। वे सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों की खोज में जुट गए, सभी संसाधनों को बेतहाशा लूटते हुए पलायन की तैयारी में। 3000 से अधिक जनजाति के सदस्य जब पर्याप्त भोजन इकट्ठा कर लेंगे तब वे पलायन शुरू करेंगे। उस समय ये कौवे निश्चित रूप से एक खूनी तूफान को जन्म देंगे। इस कठिन समय में कौवा जनजाति के लोग एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। ठंड के मौसम में जब सब कुछ बर्फ से ढका हुआ था, तब भी उनके दिलों में एक नई उम्मीद की किरण थी। वे अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे थे, एक नई शुरुआत की तलाश में। उनकी आंखों में एक अदम्य साहस था जो उन्हें इस कठिनाई से बाहर निकालने के लिए प्रेरित कर रहा था। जैसे ही बर्फ पिघलने लगी, कौवा जनजाति के लोग अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने लगे। वे एकत्रित होकर अपने नेता के पास पहुंचे, जो उन्हें एक नई योजना के बारे में बता रहा था। हमें एकत्रित खाद्य सामग्री की आवश्यकता है, उसने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। हमारी जनजाति को फिर से खड़ा करने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। उनके चेहरों पर चिंता और आशा का मिश्रण था। वे जानते थे कि यह पलायन केवल उनके अस्तित्व के लिए नहीं, बल्कि उनकी पहचान के लिए भी महत्वपूर्ण था। जैसे ही वे एकत्रित हुए, उनके बीच एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। वे एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने लगे। इस कठिन समय में उनकी एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वे एक दूसरे के साथ खड़े होकर अपने भविष्य के लिए लड़ने का संकल्प कर रहे थे। उनकी आंखों में एक नई चमक थी जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। जब कौवा जनजाति ने पर्याप्त भोजन इकट्ठा कर लिया तो वे पलायन की तैयारी करने लगे। उनके बीच एक उत्साह का माहौल था, जैसे वे एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो रहे हों। उन्होंने अपने सामान को व्यवस्थित किया और एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प लिया। जैसे ही वे अपने नए गंतव्य की ओर बढ़ने लगे, उनके दिलों में एक नई आशा थी। वे जानते थे कि यह यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक नई पहचान की खोज थी। जैसे ही उन्होंने अपने कदम बढ़ाए, उनके पीछे बर्फ के निशान बनते गए जो उनकी यात्रा की गवाही दे रहे थे। वे एक नई कहानी लिखने के लिए तैयार थे और उनके दिलों में साहस और उम्मीद की एक नई लहर थी। यह पलायन केवल उनके अस्तित्व के लिए नहीं, बल्कि उनकी आत्मा की खोज के लिए भी था। तांग युआन की उड़ान के साथ जियांग शुआन ने शिकार पर जाते समय उसे हमेशा अपने साथ रखा। तांग युआन न केवल शिकार को भगा देता था, बल्कि आसपास के खतरों का पता लगाने में भी मदद करता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, तांग युआन को शिकार टीम में सभी ने अपनाना शुरू कर दिया। हर कोई उसकी उपस्थिति से खुश था, क्योंकि उसकी आंखों में एक अद्भुत दृष्टि थी जो उन्हें सुरक्षित रखती थी। इस बीच वाइन जनजाति में व्यस्त वसंत की खेती का समय आ गया था। 2 वर्षों की मेहनत के बाद वाइन जनजाति के पास अनाज के बीजों का एक बड़ा भंडार था। अगर सब कुछ सही रहा तो इस वर्ष की फसल पिछले वर्षों की तुलना में कई गुना अधिक होगी। यह न केवल उनकी भलाई के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि इससे जनसंख्या बढ़ाने का भी अवसर मिला। प्रजनन टीम में लंबे पूंछ वाले खरगोशों, एकल सींग वाले पक्षियों, 5 रंग के बत्तखों, विशाल बांस चूहों और 7 रंग के तीतरों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। ये पाले गए जानवर जनजाति को मांस की एक स्थायी आपूर्ति प्रदान कर सकते थे, जो शिकार से कहीं अधिक सुरक्षित था।
सभी जनजाति के सदस्य अपनी अपनी जिम्मेदारियों का पालन कर रहे थे और वाइन जनजाति समृद्धि की ओर बढ़ रही थी। दक्षिणी वन क्षेत्र में कौवा जनजाति के लोग फरवरी के मध्य में अपने प्रवास की तैयारी कर रहे थे। मौसम में गर्माहट आ रही थी और 1 महीने से अधिक समय की तैयारियों के बाद कौवा जनजाति ने अंततः अपने नए निवास की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। आसमान में अनगिनत कौवे चक्कर लगा रहे थे। उनकी कर्कश आवाजें एक विशाल काले बादल की तरह सुनाई दे रही थीं। यह दृश्य किसी को भी बेचैन कर देने वाला था। कौवा जनजाति के बड़े पुराने कौवे के घोंसले में एक विशाल काला कौवा अपनी आंखें खोलता है और उसकी आंखों से 2 रक्तलाल किरणें निकलती हैं, जो पूरे घोंसले को रोशन कर देती हैं। इस डरावने दृश्य के बीच कौवा जनजाति की जादूगरनी ने जमीन पर घुटने टेकते हुए प्रार्थना की, कृपया कौवा देवता हमें एक नया निवास स्थान दिखाएं। उसके पीछे 3000 से अधिक जनजाति के सदस्य एक घनी भीड़ में घुटने टेककर खड़े थे। यह दृश्य गंभीर और भयानक था। यहाँ तक कि बच्चे भी चुप थे, डर के मारे। ऐसे ही विशाल काला कौवा अपने घोंसले के किनारे पर पहुंचता है। वह नीचे झुककर घुटने टेकने वाले जनजाति के सदस्यों को देखता है। उसकी आंखों में एक अद्भुत शक्ति है जो सभी को सम्मोहित कर देती है। वह अपनी विशाल पंखों को फैलाता है और आकाश में उड़ान भरता है। उसके उड़ने के साथ ही सभी काले कौवे उत्साह से भर जाते हैं। वे उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, अपनी कर्कश आवाजों में काव 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 की गूंज करते हैं। यह एक अद्भुत दृश्य है जहां काले कौवे एक विशाल बादल की तरह आसमान में उड़ते हैं। उनकी आवाजें एक भयावह संगीत की तरह सुनाई देती हैं। यह दृश्य न केवल डरावना है बल्कि एक अद्भुत शक्ति और एकता का प्रतीक भी है। कौवा जनजाति के सदस्य अपनी आंखों में आशा और विश्वास के साथ देखते हैं, जैसे कि वे अपने देवता की शक्ति को महसूस कर रहे हों। कौवा जनजाति के सदस्यों की आंखों में एक अद्भुत चमक है। जैसे ही वे अपने देवता को उड़ते हुए देखते हैं, उनकी प्रार्थनाएं और उम्मीदें अब एक नई दिशा में बढ़ रही हैं। यह पल उनके लिए एक नया आरंभ है, एक नई यात्रा की शुरुआत। जैसे ही विशाल काला कौवा आकाश में ऊंचा उड़ता है, उसके चारों ओर के कौवे उसके साथ उड़ते हैं। उनकी आवाजें एक सामूहिक गूंज बनाती हैं। यह एक अद्भुत दृश्य है जहां सभी कौवे एकजुट होकर अपने नए निवास की खोज में निकलते हैं। जादूगरनी की प्रार्थना अब एक वास्तविकता बनती दिख रही है और जनजाति के सदस्य एक नई उम्मीद के साथ अपने कदम बढ़ाते हैं। यह पल न केवल उनके लिए बल्कि उनके भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। जैसे ही कौवा जनजाति अपने नए निवास की ओर बढ़ती है, उनके दिलों में एक अद्भुत उत्साह और आशा की लहर दौड़ रही है। हर कदम पर वे अपने देवता की शक्ति को महसूस कर रहे हैं। कौवे आसमान में उड़ते हुए एक विशाल काले बादल की तरह दिखते हैं। उनकी आवाजें एक भव्य संगीत की तरह गूंजती हैं। यह दृश्य एक अद्भुत सामंजस्य का प्रतीक है जहां सभी कौवे एक साथ उड़ते हैं और उनकी एकता में एक अद्भुत शक्ति है। जनजाति के सदस्य एक नई दिशा में बढ़ते हुए अपने भविष्य के प्रति आशान्वित हैं। यह पल उनके लिए एक नई शुरुआत है जहां वे अपने नए घर की ओर बढ़ रहे हैं और उनके दिलों में विश्वास और साहस की एक नई किरण है। सभी आसपास के पक्षी और जानवर भयभीत होकर उड़ गए और यहाँ तक कि कीड़े भी चहचहाने की हिम्मत नहीं जुटा सके। काले कौवे की जनजाति की जादूनी महिला ने खड़ी होकर अपने पास खड़े कौवे की जनजाति के नेता से कहा, चलो बाहर चलें। कौवे की जनजाति का नेता भी खड़ा हुआ और सभी जनजाति के सदस्यों को ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा, बाहर चलो। 3000 से अधिक जनजाति के सदस्य तुरंत खड़े हो गए, खाद्य सामग्री और औजार उठाए और आसमान में उड़ते कौवों के पीछे पीछे चल पड़े, अपने प्रवास की यात्रा पर निकल पड़े। इस समय भूकंप, सूखा और ओलावृष्टि जैसी आपदाओं की बार बार होने वाली घटनाओं के कारण पश्चिमी वन्य क्षेत्र की विभिन्न जनजातियां और अधिक सहन नहीं कर सकीं और अन्य क्षेत्रों की ओर प्रवास करने लगी। पूर्वी वन्य क्षेत्र और दक्षिणी वन्य क्षेत्र प्रवास के लिए पहले विकल्प बने, जबकि उत्तरी वन्य क्षेत्र का वातावरण अपेक्षाकृत ठंडा और कठोर था, इसलिए पश्चिमी वन्य क्षेत्र की अधिकांश जनजातियां उस दिशा में प्रवास नहीं करेंगी। इस तरह के बड़े पैमाने पर प्रवास ने जनजातियों के बीच तीव्र संघर्षों को जन्म दिया और प्रवास के रास्तों पर अनगिनत रक्तपात हुआ। उनमें से काले भेड़ियों की जनजाति, जो दक्षिणी वन्य क्षेत्र के निकट थी और अपनी मजबूत युद्ध क्षमता के लिए जानी जाती थी, सबसे उल्लेखनीय थी। काले भेड़ियों की जनजाति में 3000 से अधिक सदस्य थे और यह सबसे पहले प्रवास करने वालों में से एक थी। आवो, काले भेड़ियों की जनजाति में एक विशाल भेड़िया ने गरजती हुई आवाज में भौंका, जिसके बाद अनगिनत भेड़ियों ने आकाश की ओर भौंकना शुरू किया, जिससे आसपास के पहाड़ों और जंगलों में सभी जानवरों में आतंक फैल गया। जंगली भेड़िया अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, लेकिन काले भेड़ियों की जनजाति के भेड़िए विशेष रूप से बड़े होते हैं, जो युद्ध में योद्धाओं को उठाने में सक्षम होते हैं और उनकी मजबूत लड़ाई की क्षमताएं होती है। यही कारण था कि काले भेड़ियों की जनजाति इतनी शक्तिशाली थी। दक्षिणी वन्य क्षेत्र की ओर चलो और एक नया क्षेत्र छीन लो। काले भेड़ियों की जनजाति का प्रमुख एक ऊंचे भेड़िए की पीठ पर बैठा, ऊंची आवाज में चिल्लाया, फिर 1000 से अधिक योद्धाओं को भेड़ियों पर सवार होकर रास्ता साफ करने के लिए आगे बढ़ाया। ये प्राचीन घुड़सवार सभी जनजातियों पर धावा बोलेंगे जिन्हें वे पराजित कर सकते थे। इस प्रकार प्रवास के दौरान खाद्य सामग्री की अद्भुत खपत को पूरा करेंगे। जब काले भेड़ियों की जनजाति दक्षिणी वन्य क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो सबसे पहले जो जनजाति पीड़ित होती है वह चट्टानी भेड़ियों की जनजाति होती है, जो दक्षिणी वन्य क्षेत्र और पश्चिमी वन्य क्षेत्र की सीमा पर स्थित है। इस समय दुर्भाग्यपूर्ण चट्टानी भेड़ियों की जनजाति खतरे से अनजान थी। उनकी जादूनी महिला अभी भी दिव्य मशरूम का सेवन करने के बाद देखी गई दृश्य का आनंद ले रही थी। दक्षिणी वन्य क्षेत्र बैल जनजाति। थोड़ा और गहरा और चौड़ा खोदें। फेयू नदी के पास जियांग शुआन ने नवीनतम हड्डी
की कुदाल थामे पहाड़ पर जनजातीय योद्धाओं के साथ सुरंगें खोदने का कार्य किया। दक्षिणी वन्य क्षेत्र में बारिश की अधिकता के कारण सुरंग खोदना कठिन हो रहा था, क्योंकि खुदाई के दौरान जमीन में बाढ़ आ सकती थी। लेकिन जियांग शुआन और उसके साथी योद्धा दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रहे थे। उनकी आंखों में एक चमक थी जो उनकी मेहनत और संघर्ष की कहानी कह रही थी। मिट्टी की गंध, बारिश की बूंदों की आवाज और खुरचने की आवाजें मिलकर एक अद्भुत संगीत का निर्माण कर रही थी। जियांग शुआन ने अपने हाथों को मिट्टी में गहराई तक डाला, हर खुदाई में एक नई उम्मीद की खोज की। हमारा भविष्य इस सुरंग में छिपा है, उसने अपने साथियों से कहा। हमें इसे पूरा करना होगा। उनके शब्दों में एक गहरी भावना थी, जैसे कि वे केवल एक सुरंग नहीं बल्कि अपने अस्तित्व की नींव को खोद रहे थे। जैसे ही जियांग शुआन ने अपनी कुदाल को मिट्टी में गहराई से डाला, उसके मन में एक अद्भुत विचार आया। क्या यह सुरंग केवल एक रास्ता है या यह उनके भविष्य का द्वार है? उसने अपने साथी योद्धाओं की ओर देखा, जो सभी एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे थे। उनकी मेहनत और समर्पण ने उसे प्रेरित किया। बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर गिर रही थीं, लेकिन उन्होंने अपने कार्य को जारी रखा, जैसे कि वे किसी महान उद्देश्य के लिए लड़ाई कर रहे हों। मिट्टी की गंध और बारिश की आवाज ने वातावरण को एक जादुई रूप दिया था। हम इसे पूरा करेंगे, जियांग ने दृढ़ता से कहा। हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। उसके शब्दों में एक विश्वास था जो सभी के दिलों में गूंज रहा था। जैसे ही उन्होंने और गहराई में खुदाई की, एक नई दुनिया की खोज की आशा उनके दिलों में जाग उठी। सुरंग की खुदाई के दौरान अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी। सभी योद्धा चौंक गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या यह कोई खतरा था? जियांग शुआन ने अपने दिल की धड़कन को महसूस किया, जैसे कि समय थम गया हो। बारिश की आवाजें और मिट्टी की खुरचने की आवाजें एक साथ मिलकर एक तनावपूर्ण वातावरण का निर्माण कर रही थीं। जियांग ने अपने साथी योद्धाओं को इशारा किया कि वे सावधान रहें। यहाँ कुछ है, उसने धीरे से कहा। हमें सतर्क रहना होगा। सभी ने अपनी कुदालें थाम ली और चारों ओर ध्यान केंद्रित किया। अचानक एक तेज चमक ने अंधेरे को चीर दिया और सभी की आंखें उस ओर मुड़ गईं। क्या यह एक नई शुरुआत थी या खतरे का संकेत? जियांग का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसने अपने साथियों को एकजुट करने का प्रयास किया। हम एक साथ हैं, हम इसे पार करेंगे, उसने कहा। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी। जियांग शुआन और उसके साथी योद्धा गुफा के भीतर और गहराई में जाते गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उनके दिलों की धड़कन तेज होती गई। गुफा की दीवारें, खुरदुरी और ठंडी, उनके हाथों को छूते हुए एक अजीब सा अनुभव दे रही थी। यह वेदी, जो समय के साथ धुंधली हो गई थी, उसके चारों ओर अजीब से प्रतीक उकेरे हुए थे। जियांग ने अपनी मशाल को वेदी की ओर बढ़ाया और जैसे ही रोशनी ने उसे छुआ, वेदी पर एक चमकती हुई वस्तु दिखाई दी। यह एक प्राचीन गहना था, जो किसी समय इस स्थान का अभिन्न हिस्सा रहा होगा। उसके चारों ओर की धूल और अंधकार ने उस गहने की चमक को और भी बढ़ा दिया था। जियांग ने गहने को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उसके साथी ने उसे रोक दिया। रुको, यह कुछ और हो सकता है, उसके साथी ने कहा। उसकी आंखों में चिंता थी। जियांग ने उसकी बात सुनी और गहने को छूने से पहले एक पल के लिए रुका। उस क्षण में गुफा की दीवारों से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई गूंजता हुआ स्वर उन्हें चेतावनी दे रहा हो। जियांग ने अपने साथी की ओर देखा और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में एक गहरी समझ पाई। क्या यह गहना वास्तव में सुरक्षित था या यह किसी प्राचीन जादू का हिस्सा था? इस सवाल ने उनके मन में एक नई चिंता भर दी। जियांग शुआन और उसके साथी योद्धा गुफा के भीतर एक अजीब सी स्थिति में फंस गए थे। जैसे ही गुफा में कंपन बढ़ने लगा, उन्होंने महसूस किया कि यह केवल एक साधारण घटना नहीं थी, बल्कि किसी प्राचीन शक्ति का जागरण था। दीवारों से गिरती धूल और अंधकार ने उन्हें एक भयानक स्थिति में डाल दिया था। जियांग ने अपने साथी को देखा, उसकी आंखों में भय की एक गहरी लहर थी। हमें यहाँ से निकलना होगा, उसने चिल्लाते हुए कहा। सभी योद्धा तेजी से पीछे हटने लगे, लेकिन गुफा के भीतर का अंधकार उन्हें अपने में समेटने लगा। जैसे जैसे वे पीछे हट रहे थे, गुफा की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। जियांग ने अपनी मशाल को ऊंचा किया, उसकी रोशनी में अंधकार को चीरने की कोशिश की। अचानक एक तेज ध्वनि सुनाई दी और गुफा की दीवारों पर अजीब से चित्र उभरने लगे। ये चित्र उन प्राचीन योद्धाओं के थे जिन्होंने इस स्थान की रक्षा की थी। जियांग ने अपने साथी से कहा, हमें इन चित्रों को समझना होगा, शायद ये हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकते हैं। जैसे ही उन्होंने चित्रों पर ध्यान केंद्रित किया, गुफा के भीतर की स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। क्या वे इस प्राचीन शक्ति को समझ पाएंगे या यह उन्हें हमेशा के लिए बंदी बना लेगी? इस सवाल ने उनके दिलों में एक नई आशा और डर दोनों को भर दिया। एक योद्धा ने तेजी से एक मशाल बनाई, उसे रसोई की अगेंदे के नाम रखें। अगर जियांग शुआन अपनी वर्तमान शक्ति और रात की दृष्टि पर निर्भर न होता, तो वह केवल कुछ मशालों के साथ अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। जल्दी ही वाइन जनजाति के योद्धाओं ने बांस, पेड़ की रेजिन और अन्य सामग्रियों का उपयोग करके एक दर्जन से अधिक मशालें बनाई, उनमें से 4 को जलाया और फिर जियांग शुआन के पीछे इस अनजान भूमिगत गुफा में प्रवेश किया। लोग हमेशा अज्ञात वातावरण के प्रति भय से भरे होते हैं, इसलिए योद्धा जियांग शुआन के करीब रहे, हर समय अपने चारों ओर सतर्क। जियांग शुआन ने उन्हें निर्देश दिया कि वे थोड़ी दूरी तय करने के बाद पत्थर से दीवार को चिन्हित करें ताकि खो न जाए। प्रारंभ में गुफा संकरी थी, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, यह चौड़ी होने लगी और कुछ साइड पथ भी दिखाई दिए। इस बीच उन्होंने देखा कि गुफा की छत से कई स्टैलेक्टाइट्स लटक रहे थे, जो मशाल की रोशनी में शानदार ढंग से चमक रहे थे। बहुत सुंदर। जब मशालें आधी जल गईं, तब भी वे गुफा के अंत तक नहीं पहुंचे, इसलिए जियांग शुआन ने आगे बढ़ने का निर्णय नहीं लिया और योद्धाओं को वापस लौटने का निर्देश दिया। जब वे फिर से सतह पर आए, तो योद्धाओं ने राहत की सांस ली। हालांकि गुफा सुंदर थी, लेकिन इसके भीतर से गुजरना हमेशा एक प्रकार की चिंता पैदा करता था। जियांग शुआन ने सभी से कहा, अभी खुदाई बंद करो, यहाँ अपनी स्थिति
दोस्ती बनाए रखो जबकि मैं जल्दी से वापस जाता हूँ। जियान शुआन ने जब पत्थर के पहाड़ के तल पर कदम रखा तो उसकी आंखों में उत्साह की चमक थी। उसने तुरंत ची शाओ को खोज निकाला और उसे उस गुफा की खोज कर सकते हैं। ची शाओ ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मैं कोशिश करूंगी। पत्थर के पहाड़ की ओर देखते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके भीतर रहस्यमय शक्तियां उमड़ रही थीं और उसने वाइन भगवान के साथ स्पष्ट संवाद स्थापित किया। कुछ क्षण बाद उसने आंखें खोली और कहा, वाइन भगवान ने सहमति दी है, हम अब जा सकते हैं। जियान शुआन की खुशी का ठिकाना न रहा। बहुत बढ़िया, वाइन भगवान का धन्यवाद। अचानक पत्थर के पहाड़ के शीर्ष पर वाइन ने हरे प्रकाश का उत्सर्जन किया और दो बेलें तेजी से आंगन की ओर बढ़ी। जियांग और ची शाओ की कमर के चारों ओर लिपट गईं। यह किस लिए है? जियांग ने पूछा। फुस। जैसे ही उसने पूछा, बेलों ने उसे आसमान में खींच लिया और वह एक अद्भुत अनुभव में डूब गया। जियांग शुआन और ची शाओ आसमान में उड़ते हुए हवा में हल्की सी ठंडक का अनुभव कर रहे थे। जैसे जैसे वे ऊंचाई पर पहुंचते गए उनके दिलों में रोमांच की लहर दौड़ने लगी। जियांग ने नीचे देखा जहां खेतों की हरियाली और नदी की लहरें चमक रही थीं। चिरप। तभी तांग युआन ने देखा कि जियांग आसमान में उड़ रहा है और उसे खतरे का आभास हुआ। उसने तुरंत अपने पंख फड़फड़ाए और जियांग के पीछे उड़ान भरने लगा। नीचे वाइन जनजाति के लोग इस अद्भुत दृश्य को देखकर दंग रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। केवल इतना पता था कि उनका नेता और जादूगरनी आसमान में उड़ रहे हैं। पुरानी जादूगरनी ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा, लिटिल ब्लैक, जाओ और देखो। उसकी आवाज में चिंता थी। काले विशाल गरुड़ ने तुरंत उसकी ओर देखा और अपने पंख को जमीन पर फैला दिया। पुरानी जादूगरनी ने गरुड़ की पीठ पर चढ़कर नदी के पार उड़ान भरी, उत्सुकता से इस अद्भुत दृश्य का आनंद लेने के लिए। जियांग शुआन और चीशाओ ने वाइन भगवान की मदद से खेतों के ऊपर उड़ान भरी और नदी के पार पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने दूसरी ओर के पहाड़ की ढलान पर लैंडिंग की, उनके दिलों में एक नई उम्मीद की किरण जाग उठी। आसमान में उड़ते हुए उन्होंने अपने चारों ओर की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया। चीशाओ ने जियांग की ओर देखा और कहा, क्या तुमने कभी सोचा था कि हम इस तरह उड़ सकते हैं? जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, लेकिन यह अनुभव अद्भुत है। उनके बीच एक गहरा बंधन बन रहा था, जो इस यात्रा के दौरान और भी मजबूत हो रहा था। जैसे ही वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, वहां एक रहस्यमय गुफा का मुंह खुला हुआ था। गुफा के अंदर से एक हल्की सी गूंज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई अनजान शक्ति उन्हें बुला रही हो। जियांग ने गुफा की ओर कदम बढ़ाया, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। गुफा के मुंह पर पहुंचकर जियांग और चीशाओ ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में उत्साह और थोड़ी सी चिंता थी। जियांग ने कहा, क्या तुम तैयार हो? चीशाओ ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। जैसे ही उन्होंने गुफा के अंदर कदम रखा, ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया और गुफा की दीवारों से अजीब सी गूंज सुनाई दी। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। जियांग ने अपने हाथ में एक छोटी सी मशाल जलाई और उसके प्रकाश में गुफा की दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगी। अचानक उन्हें एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई छिपा हुआ जीव उनके पास आ रहा हो। जियांग का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने चीशाओ की ओर देखा, जो अब पूरी तरह से सतर्क थी। जियांग शुआन और चीशाओ के बीच का संवाद गहराई से चल रहा था, जब अचानक दिव्य बेल ने अपने चारों ओर एक चमकदार आभा फैलाई। जैसे ही उन्होंने बेल भगवान का नाम लिया, चारों ओर की हवा में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हो रहा है। तभी तांग युआन ने अपने चारों ओर घूमते हुए जियांग शुआन के पास आकर उसकी आंखों में जिज्ञासा देखी। क्या हम सच में सुरक्षित हैं? उसने पूछा। जियांग शुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक बेल भगवान हमारे साथ हैं, हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर तांग युआन ने राहत की सांस ली। तभी पुरानी जादूगरनी गरुड़ पर सवार होकर आई। उसकी आंखों में एक गहरा ज्ञान था। तुम्हें गुफा के बारे में बताना होगा, उसने कहा। जियांग शुआन ने अपनी कहानी को फिर से सुनाया और पुरानी जादूगरनी ने ध्यान से सुना। उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी, जैसे वह किसी गहरे रहस्य को समझ रही हो। हमें इस गुफा की शक्ति को समझना होगा, उसने कहा। सभी ने सहमति में सिर हिलाया और उनकी आंखों में एक नई जिज्ञासा और साहस का संचार हुआ। जियांग शुआन और चीशाओ ने गुफा के भीतर कदम रखा और जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, उन्हें एक अद्भुत अनुभव का एहसास हुआ। गुफा की दीवारों पर चमकते हुए पत्थर जैसे कि उन्हें अपने भीतर खींच रहे थे। यहाँ कुछ खास है, जियांग शुआन ने कहा। उसकी आवाज में उत्साह था। जैसे जैसे वे गुफा के भीतर बढ़ते गए, चारों ओर की हवा में एक अजीब सी सुगंध थी, जो उन्हें और भी जिज्ञासु बना रही थी। अचानक एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कि गुफा के भीतर कोई उनकी बात सुन रहा हो। क्या तुमने सुना? चीशाओ ने पूछा। उसकी आंखों में चिंता थी। हाँ, यह अजीब है, जियांग शुआन ने उत्तर दिया। उनकी धड़कनें तेज हो गईं और उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। जैसे ही वे गुफा की गहराई में और आगे बढ़े, उन्हें महसूस हुआ कि यह गुफा केवल एक साधारण गुफा नहीं थी, बल्कि यह एक रहस्यमय स्थान था, जहां समय और स्थान का कोई अर्थ नहीं था। हमें सावधान रहना होगा, जियांग शुआन ने कहा और उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। चलो हम आगे बढ़ते हैं, उन्होंने कहा और गुफा की गहराई में प्रवेश किया, जैसे कि वे किसी अनजाने रहस्य की खोज में निकल पड़े हों। जियांग शुआन ने सोचा कि झाड़ियां गुफा के प्रवेश द्वार को छिपाने में मदद करती हैं, इसलिए वो ज्यादा उपयोगी नहीं था। तभी अचानक गुफा के बंदर से अजीब जानवरों की दहाड़ सुनाई दी। जियांग शुआन का चेहरा बदल गया और उसने कहा, वास्तव में यहाँ भूमिगत जानवर मौजूद हैं। इस क्षण में वो इस बात के लिए बहुत आभारी था कि उसने गुफा में बहुत गहराई तक जाने का प्रयास नहीं किया और इसके बजाय दस मीटर से अधिक लंबे थे, बड़े छिपकलियों की तरह, जिनके मुंह में तेज दांत थे। उनकी आंखें छोटी थीं, लेकिन उनके शरीर पर मोटी तराजू जैसी कवच थी और उनके गोल आकार की
हथौड़ा जैसी पूंछ गुफा की दीवारों पर वार कर रही थी, जिससे एक डरावनी थड़ की आवाज उत्पन्न हो रही थी। यदि बैल जनजाति के योद्धाओं का सामना इन दो भूमिगत जानवरों से होता तो उन्हें भागना पड़ता, लेकिन अब इन दो भूमिगत जानवरों का सामना कर रही थी अत्यंत शक्तिशाली दिव्य बैल। फुस फुस फुस, हरे चमकते बैल तेजी से इन दो भूमिगत जानवरों की ओर बढ़ते हैं। वे दोनों भूमिगत जानवर स्वाभाविक रूप से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बैल तेजी से उन्हें लपेट लेती है। जियांग शुआन ने अपने चारों ओर की गुफा की दीवारों को ध्यान से देखा, जहां अंधेरा और रहस्य छिपा हुआ था। गुफा के अंदर की ठंडी हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे पुरानी मिट्टी और सड़ते पत्तों की। अचानक एक और दहाड़ गूंज उठी, जो उसके दिल की धड़कन को तेज कर गई। वह जानता था कि वह अकेला नहीं था। उसकी आंखों में डर और साहस का मिश्रण था। उसने अपने हाथों में एक चमकती हुई दिव्य बैल को मजबूर कर रही थी। वह जानता था कि यह वही जीव है जिसके बारे में उसने सुना था। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन वह डर से भी कांप रहा था। गुफा की दीवारों से टकराने वाली उसकी धड़कन की आवाज गूंज रही थी। तभी वह एक अजीब सी आवाज सुनता है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वह पल भर के लिए रुकता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। गुफा की दीवारों पर उसकी परछाई लहराती हुई दिखाई देती है, जैसे कि वह एक रहस्य के भीतर प्रवेश कर रहा हो। उसके कदमों की आवाज गुफा में गूंजती है और वह अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ता है। जियांग शुआन ने अपनी आंखों के सामने एक विशालकाय जीव को देखा, जो उसके सामने खड़ा था। वह जीव, जो 10 मीटर लंबा था, उसके शरीर पर मोटी तराजू थी और उसकी आंखें छोटी लेकिन चमकदार थी। उसके मुंह में तेज दांत थे, जो उसकी भयानकता को और बढ़ा रहे थे। जियांग शुआन ने अपनी सांसें थाम ली, उसकी धड़कन तेज हो गई। वह जानता था कि उसके पास केवल एक ही विकल्प था, माइनस, या तो वह भाग जाए या फिर अपनी दिव्य बेल का उपयोग करे। उसने अपनी दिव्य बेल को मजबूती से पकड़ा और अपने मन में साहस भरते हुए उस जीव की ओर देखा। उस जीव ने भी उसे देखा और दोनों के बीच एक खौफनाक टकराव हुआ। गुफा में गूंजती हुई दहाड़े और दीवारों पर टकराने वाली पूंछ की आवाज ने वातावरण को और भी डरावना बना दिया। जियांग शुआन ने महसूस किया कि उसके चारों ओर का वातावरण धीरे धीरे बदल रहा था, जैसे कि गुफा उसे चुनौती दे रही हो। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह डर को पार करेगा और अपने डरावने दुश्मन का सामना करेगा। तभी दिव्य बेल ने एक बार फिर से चमकना शुरू किया और जियांग शुआन ने अपने हाथों में शक्ति का अनुभव किया। वह जानता था कि यह उसकी अंतिम लड़ाई हो सकती है। उसने अपनी आंखों में एक नई चमक देखी और उस जीव की ओर बढ़ा। एक भयानक दहाड़ सुनाई दी, जैसे कि जंगल की गहराइयों से कोई राक्षस अपनी भूख का प्रदर्शन कर रहा हो। एक विशालकाय जीव ने अपने खून से सने मुंह को खोला, जैसे कि वह हरे भरे लताओं को कसने लगी। दो भूमिगत राक्षसों की चीखें सुनाई दी। उनकी हड्डियां लताओं के संकुचन से विकृत हो रही थी। इसके अलावा लताओं ने आश्चर्यजनक रूप से कई हवाई जड़ें उगाई, जो जीवों के कवच में घुसकर उनकी आंखों, मुंह और नाक के माध्यम से रक्त का सार निकालने लगी। कुछ ही समय में दोनों भयानक भूमिगत जीव पूरी तरह से सूख गए। दिव्य लता ने बहुत सारे पोषक तत्वों को पुनः प्राप्त किया। इसका आभामंडल पहले से भी अधिक मजबूत लग रहा था और उसने दोनों विशाल शवों को गुफा से बाहर खींच लिया, एक ऐसे स्थान पर जो गुफा के प्रवेश द्वार से ज्यादा दूर नहीं था। क्योंकि प्रवेश द्वार संकरा था, दिव्य लता सीधे बाहर नहीं खींच सकी और गुफा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए उसने वहीं रुकने का निर्णय लिया। दिव्य लता ने गुफा से पीछे हटते हुए चीशाओ के पास थोड़ी देर ठहरकर फिर तेजी से दिव्य पर्वत की ओर सिकुड़ गई। चीशाओ ने जियांग शुआन से कहा, लता देव ने कहा था कि अंदर अच्छी चीजें हैं, चलो अंदर जाकर उन्हें प्राप्त करें। जियांग शुआन ने तुरंत कई योद्धाओं को बुलाया, उन्हें मशाले जलाने का आदेश दिया और गुफा में एक साथ प्रवेश करने के लिए कहा। जैसे ही वे गुफा में दाखिल हुए, जियांग शुआन ने दो विशाल भूमिगत जीवों के शवों को देखकर आश्चर्यचकित होकर सांस ली। ऐसे विशाल जीवों का दृश्य ही अत्यधिक खतरे का आभास दे रहा था। यह किसी साधारण योद्धा के लिए संभालने योग्य नहीं था, लेकिन अब ये लता जनजाति के खजाने बन चुके थे। क्या खजाने हैं? जियांग शुआन ने एक मशाल थामते हुए ठोस चौड़े कवच, तेज दांत और पूंछ की हड्डी के हथौड़े का निरीक्षण किया और वह अत्यधिक प्रसन्न हो गया। ऐसे जीवों के पास उनके कवच, जीवों के दांत, हड्डियां आदि खजाने हैं जो उत्कृष्ट औजार बनाने के लिए एकदम सही है। इन्हें अलग करो और सब कुछ बाहर ले जाओ। जियांग शुआन के आदेश पर लता जनजाति के योद्धाओं ने मेहनती तरीके से दोनों भूमिगत जीवों की खाल, दांत, हड्डियां और टेंडन्स को निकालना शुरू कर दिया, उन्हें बाहर ले जाने के लिए। हालांकि यह काम थकाऊ था, लेकिन सभी खुश थे, क्योंकि यह एक विशाल धन का प्रतीक था। कई लोग पहले से ही सोचने लगे थे कि वे इन बेहतरीन सामग्रियों से कौन से हथियार और औजार बनाएंगे। गुफा के अंधकार में मशालों की रोशनी ने एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किया। जियांग शुआन के नेतृत्व में योद्धा उत्साह से भरे हुए थे। जैसे ही उन्होंने विशाल जीवों के शवों को देखा, उनकी आंखों में चमक थी, जैसे कि उन्होंने किसी अद्भुत खजाने को खोज लिया हो। जियांग शुआन ने एक विशालकाय दांत को उठाया, उसकी तेज धार को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। यह तो अद्भुत है, उसने कहा, इससे हम शक्तिशाली हथियार बना सकते हैं। जैसे जैसे वे जीवों के शवों का निरीक्षण कर रहे थे, उनके मन में योजनाएं बनने लगी। हर एक योद्धा अपने अपने विचारों में खो गया था। कुछ ने सोचा कि वे किस प्रकार के औजार बनाएंगे, जबकि अन्य ने सोचा कि वे इस सामग्री का उपयोग कैसे करेंगे। गुफा की दीवारों पर मशालों की रोशनी का प्रतिबिंब एक रहस्यमय और रोमांचक वातावरण का निर्माण कर रहा था। जियांग शुआन ने फिर से आदेश दिया, इन शवों को जल्दी से अलग करो, हमें इन्हें बाहर ले जाना है। योद्धा तत्परता से काम में जुट गए। उनकी मेहनत और उत्साह ने गुफा को जीवंत कर दिया। जैसे ही योद्धा शवों को अलग करने में लगे थे, गुफा में एक हलचल सी मच गई। हर कोई अपने काम में व्यस्त था, लेकिन एक अद्भुत उत्साह उनके दिलों में था। जियांग शुआन ने देखा कि एक योद्धा ने एक विशालकाय हड्डी को उठाया और उसे अपने कंधे पर रख लिया। यह तो बहुत भारी है, उसने कहा, लेकिन उसकी आंखों में गर्व की चमक थी। हमारी जनजाति के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है।
जैसे जैसे वे काम कर रहे थे, गुफा की दीवारों से गूंजती हुई आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कि जीवों की आत्माएं उन्हें आशीर्वाद दे रही हों। हर एक योद्धा ने अपने कार्य में पूरी मेहनत से जुटा हुआ था, जैसे कि वे किसी महान कार्य को अंजाम दे रहे हों। लताओं की शक्ति और जीवों की शक्ति का मिलन एक अद्भुत ऊर्जा का संचार कर रहा था। जियांग शुआन ने अपने योद्धाओं को प्रोत्साहित किया, हमारी मेहनत का फल हमें अवश्य मिलेगा, यह हमारी जनजाति की समृद्धि का प्रतीक है। उनके शब्दों ने सभी में नई ऊर्जा भर दी और वे और भी तेजी से काम करने लगे। जैसे ही योद्धा शवों को बाहर ले जाने के लिए तैयार हो रहे थे, गुफा के बाहर का दृश्य भी अद्भुत था। सूरज की किरणें धीरे धीरे गुफा के मुंह पर पड़ रही थीं, जैसे कि प्रकृति उन्हें स्वागत कर रही हो। जियांग शुआन ने अपने योद्धाओं को निर्देश दिया, इन सामग्रियों को सुरक्षित रूप से बाहर ले जाओ। हर कोई उत्साह से भरा हुआ था, जैसे कि उन्होंने किसी महान विजय को प्राप्त किया हो। जैसे ही वे शवों को बाहर खींच रहे थे, गुफा की दीवारों से गूंजती हुई आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कि जीवों की आत्माएं उन्हें आशीर्वाद दे रही हों। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि सूर्य की रोशनी ने सब कुछ सुनहरा बना दिया था। ये हमारी मेहनत का फल है, जियांग शुआन ने कहा, हमारी जनजाति अब समृद्ध होगी। सभी योद्धा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, उनकी आंखों में गर्व और खुशी की चमक थी। यह क्षण उनकी मेहनत और एकता का प्रतीक बन गया।